गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू क्रेडोज द लर्निंग ऐप। आज की हमारी ये जो कक्षा है, जिसे कि आप जनरली समझते हैं कि एक ओरिएंटेशन क्लास के रूप में है, लेकिन ये कक्षा ओरिएंटेशन क्लास से कहीं ज़्यादा उन सारे डायमेंशंस पे परिचर्चा करने के लिए बनाई गई है जो कि अगर आप 69th बीपीएससी के बारे में सोच रहे हैं या उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्लास को लाइव किया जाए उसके पहले एक बार मैं थोड़ा सा चैटबोर्ड को खंगाल लेता हूं कि कितने लोग जुड़ चुके हैं लाइव, क्योंकि ये लाइव सेशन के दौरान ये देख लिया जाए कि कुल बच्चों की संख्या क्या है। तो सभी लोग धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, सबको नमस्कार। अगर एक एक साथ में सबका नाम लिया जाए तो ये संभव नहीं हो पाएगा, बट हाँ, जिस तरह से आप जुड़ रहे हैं ये काफ़ी रोचक है। और आज का जो हमारा ये सेशन है, इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कि 69th जो बीपीएससी का हमारा फाउंडेशन प्रोग्राम है वो क्या है, और अगर आप 69th बीपीएससी के बारे में सोच रहे हैं तो आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, किस प्रकार से आप सब्जेक्ट्स को तैयार करेंगे, और इस सेशन के दौरान हम किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर परिचर्चा करने वाले। ठीक है, तो इस चीज पे हम आएंगे कि क्या है, कैसे हमारा प्रोग्राम है। आज का जो हमारा सेशन है बेसिकली उनमें हम किन चीज़ों पे परिचर्चा करेंगे और क्या महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ये जो हमारा प्रोग्राम है ये 69th बीपीएससी के लिए बनाया गया है, जिसमें कि आपको प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा, उसके साथ में मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज, साथ ही साथ उसके नोट्स और स्टडी मटेरियल, यानी कि कंप्लीट फाउंडेशन बैच है प्रारंभिक सह मुख्य परीक्षा का, जिसके अंतर्गत हम एक एक फीचर की भी परिचर्चा करेंगे और किन सारे डायमेंशंस पे काम करना है वो भी देखा जाएगा। तो आज की हमारी चर्चा का जो मुख्य बिंदु है वो हम इन्हीं 3 मुद्दों के ऊपर परिचर्चा करने वाले हैं कि अगर आप 69th बीपीएससी दे रहे हैं तो किन चीज़ों पे आपको विशेष जोर देने की जरूरत है। पहला पॉइंट है जो जिस पे हम लोग परिचर्चा करेंगे कि परीक्षा की प्रकृति क्या है, नेचर ऑफ एग्जाम, उसके बाद में उसका पाठ्यक्रम क्या है। जैसे कि अभी आप चर्चित मुद्दों में सुने होंगे कि बीपीएससी में क्या कर दिया गया, ऑप्शनल को केवल क्वालिफाइंग इन नेचर कर दिया गया। और अभी कल ही की न्यूज है, आज की ही न्यूज है, समझ लीजिए कि यूपी पीसीएस में भी ऑप्शनल सब्जेक्ट को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। तो जो 68 में आप दे रहे हैं, 67th में जो आपने देखा होगा, 67 से इधर आप 68 में देखे होंगे कुछ सब्जेक्टिव चेंजेस आए हुए हैं। उसके बाद में 69th के अंतर्गत कुछ और चेंजेस बताए गए हैं। 68 में ही जो मुख्य परीक्षा का पेपर है, मुख्य परीक्षा में जो प्रश्नों की प्रकृति है, उस प्रश्नों की प्रकृति में भी परिवर्तन किया गया। तो उन सारी चीजों को हम इसके अंतर्गत देखने वाले हैं। पहले पॉइंट के अंतर्गत कि परीक्षा की प्रकृति क्या है, नेचर ऑफ एग्जाम एंड सब्जेक्ट, जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस का संक्षिप्त और किस पे क्या चीज पढ़ना है, उन सारी चीजों के बारे में परिचर्चा की जाएगी। दूसरा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का विश्लेषण। इसमें आप अगर ये एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि हम एक साल का पूरा इसमें एक क्लास के अंतर्गत किया जाएगा, तो नहीं, हम एक जर्नल ओवरव्यू वहाँ पे आपको प्रोवाइड कराएंगे कि किस साल में कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसका वेटेज कितना है, प्रारंभिक परीक्षा में किसका वेटेज कितना है, मुख्य परीक्षा में किसका वेटेज कितना है। ठीक है, और जो इस चीज़ को टैकल करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है टेस्ट सीरीज। तो उस टेस्ट सीरीज के लिए हमारी स्ट्रेटेजी क्या है, किस प्रकार के रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, क्या स्ट्रक्चर है हमारा, उन सारे डायमेंशंस के ऊपर हम परिचर्चा करेंगे। और उसके बाद में जो तीसरा इस चर्चा का विषय है कि हम अपनी विस्तृत कार्य योजना का विवरण आपको दिखाएंगे कि हम आने वाले समय में बीपीएससी के लिए 69th बीपीएससी के लिए जो हमारा ये प्रोग्राम बताया गया है, जिसमें कि आपको दिखाया जा रहा है कि कुल 950 घंटे की ऑनलाइन लाइव क्लासेस, जैसे कि ये क्लास हो रही है, ये प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा की टेस्ट सीरीज तथा विस्तृत नोट्स जिसके अंतर्गत पीडीएफ्स मिलेंगे और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसका संपूर्ण एनालिसिस आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो इन सारे डायमेंशंस को हम वहां पे आज इस क्लास के दौरान
परिचर्चा करने वाले हैं। अब बात आती है कि नेचर यानी कि परीक्षा की प्रकृति क्या है और परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है। तो जनरली आप सभी लोग अवेयर होंगे कि कोई भी स्टेट हो या किसी भी स्टेट की सिविल सर्विसेज की परीक्षा हो तो वो 3 स्टेजेस में चलती हैं, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू। ये जनरल सा ट्रेंड है और हर जगह आपको ये देखने को मिलेगा। अगर आप सिविल सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप किसी स्टेट पीसीएस या यूपीएससी के बारे में कर रहे हैं तो सेम पैटर्न आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। किसी विशेष प्रकार का कोई चेंज यहाँ पे आपको देखने वाला नहीं है। तो जो जनरल कैटेगराइजेशन है बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा, उसके प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत, मुख्य परीक्षा के अंतर्गत और इंटरव्यू के अंतर्गत, उसकी माइनर डिटेलिंग में हम देर से चलेंगे, लेकिन पहले हम ये छोटा छोटा समझ लेते हैं कि अगर आप बिहार स्टेट के बारे में आप सोच रहे हैं, एमपी के बारे में सोच रहे हैं, मध्य और उत्तर प्रदेश के बारे में सोच रहे हैं, जनरली होता क्या है कि ये जो स्ट्रक्चर है, एग्जाम का जो स्ट्रक्चर है वो यूपीएससी के समान होने के कारण उसके जो विषय हैं वो लगभग हर एक स्टेट पीसीएस में कॉमन होने के कारण आप देखते हैं कि लगभग सारे सब्जेक्ट आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी हर एक उसमें पढ़ना है और यूपीएससी में पढ़ना है। तो जनरली सारे स्टूडेंट कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेट को ट्राई करते रहते हैं यूपीएससी के साथ में, चाहे वो जिस स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं वो हो या किसी स्पेसिफिक स्टेट जिसमें उनका इंटरेस्ट बना हुआ हो उसमें वो लगातार प्रयास करते रहते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमें ये सेग्रीगेट करना काफ़ी आवश्यक हो जाता है कि यूपीएससी और बीपीएससी के बीच में क्या बेसिक डिफरेंस है और किस प्रकार से हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन में, या यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के साथ में क्या एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के हम बीपीएससी या अन्य चीज़ों को टैकल कर सकते हैं। पहली प्राथमिकता तो हमारी ये होनी चाहिए किसी भी एग्जाम को समझने के लिए। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हम आपको एक कैटेगराइजेशन दिखा रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं बिहार की जो प्रारंभिक परीक्षा है उस प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन का एक पेपर होता है, जबकि आप बीपीएससी और यूपी पीसीएस उठा के देखेंगे तो वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि सीसेट का भी पेपर होता है, यूपीएससी में भी सीसेट का होता है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि टॉपिक तो वो आपको दोनों मिलेंगे लेकिन यहाँ पे उन दोनों को मिक्स करके 150 नंबर के क्वेश्चंस को बना दिया गया। ठीक है, तो बस बेसिक अंतर आपको देखने को क्या मिल सकता है कि विभिन्न स्टेट पीसीएस के अंतर्गत कि किसी स्टेट पीसीएस में सीसेट होगा या नहीं होगा। अब जैसे उदाहरण के तौर पे आप देख लीजिए कि झारखंड पीसीएस जो है, झारखंड पीसीएस के अंतर्गत जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें एक पेपर जीएस का हो जाता है, दूसरा पेपर जेपीएससी का हो जाता है, यानी कि झारखंड जीके। ठीक है, तो इस तरह से सेग्रीगेशन किया गया है, लेकिन कोर कंटेंट जो है वो हर एक स्टेट पीसीएस का कहीं ना कहीं यूपीएससी से ही निकल के आता है। हम 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन 60 to 70% जो कोर सिलेबस है वो यूपीएससी का ही पार्ट होता है। हाँ, बात दूसरी क्या होती है कि नेचर ऑफ क्वेश्चंस, कहीं पे बहुत ही आप कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कहीं पे बहुत अवधारणात्मक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कहीं पे तथ्यात्मक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन का जो बेस रहेगा टॉपिक्स वही रहेंगे। तो इसके अंतर्गत जो बेसिक कैटेगराइजेशन है और जो स्ट्रक्चर है एग्जाम का वो 3 चरणों में विभक्त है। ये तो आप देख ही रहे हैं और आप जानते हैं, इसको बहुत ज़्यादा विशेष बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक जनरल ओवरव्यू के लिए आपके माइंड में क्लियरिटी बनी होनी चाहिए कि क्या कैसे हो रहा है, क्योंकि अभी आप देखेंगे कि कुछ परिवर्तन लगातार किए गए हैं। उन परिवर्तनों के आधार पर इसको थोड़ा सा व्यापक तरीके से समझाना हमने उचित समझा है। तो प्रारंभिक परीक्षा में 150 अंक, 150 क्वेश्चन आपके यहाँ पे पूछे जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में मुख्य परीक्षा आती है। मुख्य परीक्षा इस परीक्षा का द्वितीय चरण होता है। अगर आप इस प्रारंभिक चरण को पास कर जाते हैं, ठीक है, तब आप द्वितीय चरण में प्रवेश करते हैं और इस द्वितीय चरण के अंतर्गत भी आपके पास में 2 पेपर होते हैं, यानी 2 प्रकार के पेपर होते हैं। पेपर तो आपके 5 होते हैं लेकिन प्रकार उसमें 2 होते हैं।
पहला एक होता है क्वालिफाइंग और दूसरा होता है मेरिट के लिए। क्वालिफाइंग का क्या मतलब होता है? क्वालिफाइंग, किसी भी एग्जाम में अगर क्वालिफाइंग शब्द दिया गया है तो उसका तात्पर्य यह है कि अगर उन पेपर को पहले चेक किया जाएगा, अगर आप एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया के, जो क्राइटेरिया दिया गया है उस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, उतने अंक आप प्राप्त कर लेते हैं, तब आपकी आगे वाली कॉपी जांची जाएगी। अगर आप उस क्राइटेरिया को पूरा नहीं करते हैं तो आपकी कॉपी नहीं जांची जाएगी। बेसिक इसेंस यही होता है क्वालिफाइंग का। और दूसरा जो ऑब्जेक्टिव होता है क्वालिफाइंग पेपर को रखने के पीछे, कि क्या आप किसी भी सिविल सर्विसेज एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, किसी भी सिविल उसमें जा रहे हैं, तो उसका एक बेसिक क्राइटेरिया होता है कि भाई इतना तो आपको आना चाहिए। अब मान चलिए आप बिहार में पहुंच गए और आपने पूरी तरह से अपनी शिक्षा जो है अंग्रेजी माध्यम में की है, और वहां पे जाके आप, सर्विस तो आपको स्टेट के अंदर ही देना है ना, तो वहां पे जाके आप अगर केवल और केवल अंग्रेजी भाषा का उपयोग करेंगे तो क्या आप एक सफल ब्यूरोक्रेट बन पाएंगे? नहीं। तो इस कंडीशन में एक नॉर्मल क्राइटेरिया होना चाहिए कि आपको सामान्य जानकारी के रूप में एक सामान्य नॉलेज इस सब्जेक्ट का होना चाहिए। और जो वैकल्पिक विषय है इसको तो अब मान के चलिए कि इसको भी केवल ऐसे लगा दिया गया कि हाँ भाई साथ चलना है, बाकी महत्व तो धीरे धीरे उसको भी समाप्त कर दिया गया है। लेकिन हाँ, इसको भी क्वालिफाई कर दिया गया है कि 40 मार्क्स आपको इसमें भी लाना है, 40% मार्क्स, और इसको भी आपको क्वालिफाई करना है। मुख्यतः जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है वो ये 3 पार्ट हैं कि सामान्य अध्ययन पेपर 1, सामान्य अध्ययन पेपर 2 और सामान्य अध्ययन निबंध का पेपर नया जोड़ा गया है जो कि 300 अंक का है, वो भी मुख्य परीक्षा के अंतर्गत। और थर्ड स्टेज जो होती है, अगर आप यहां से इसको क्वालिफाई कर जाते हैं तब आपका आता है साक्षात्कार, और साक्षात्कार करने के बाद में फिर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है और वहां से आप विभिन्न पदों पर चयनित होते हैं, जो कि आयोग के द्वारा नोटिफिकेशन में बताया गया होता है कि इस सीमा के अंतर्गत अगर आपकी रैंकिंग आती है तो आपको ये सेवा अलॉट की जाएगी, अगर उससे कम आती है तो दूसरी सेवा अलॉट की जाएगी। तो उसका अलॉटमेंट का जो एक प्रोसेस है वो अलग अलग डिफाइन किया गया है, तो उतना निटी-ग्रिटी और उन सारी चीज़ों को समझने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले तो हमें इन स्टेज को समझना है, फिर साक्षात्कार के बाद में और सारी चीज़ें, ट्रेनिंग और जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो तो आयोग आपको बेहतर तरीके से समझा देगा, तो उस पर बहुत बेहतर काम करने की जरूरत नहीं। बस बेसिक हमें ये समझ लेना है, और ये जनरली आप लोग जानते हैं, कोई नई चीज इसमें नहीं है। और हाँ, आपको स्किप भी नहीं करना है। कमेंट में क्या कह रहे हैं? ये सारी चीजें तो पता है? हाँ बिल्कुल पता है। मैं भी बार बार ये कह रहा हूँ आपसे कि ये सारी चीजें आपके सामान्य जानकारी में है, लेकिन ओरिएंटेशन का मतलब होता है ना कि एक अच्छी शुरुआत दे देना, तो उसी अच्छी शुरुआत देने का प्रयास किया जा रहा है कि हाँ भाई, जीरो से लेके हम चल रहे हैं हर एक चीज बताते हुए, वो एक हमारा उत्तरदायित्व है। तो उस उत्तरदायित्व की पूर्ति के लिए बाकी इन सारी चीजों को ओरिएंटेशन में, जनरली ओरिएंटेशन का मतलब यही होता है कि आपको एक मतलब होता है ना कि प्लेग्राउंड जैसे खेलने से पहले प्रैक्टिस करवा देना, वही मतलब होता है। बाकी खेल तो आपकी क्लासेस में ही किया जाता है। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस इस बात पे नहीं देना है कि किन चीज़ों को बताया जा रहा है। समझना ये है कि हमें कैसे इन सारी चीज़ों को टैकल करना है आने वाले समय में। और ओरिएंटेशन क्लास में आपको बस यही जनरल चीज़ें आपको बताई जाएंगी, कोई नया रॉकेट साइंस यहाँ पे नहीं बताया जा रहा है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं कि जो प्रारंभिक परीक्षा है, उस प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत सब्जेक्ट्स कौन से पूछे जाएंगे, और दूसरा जो सबसे बड़ी जो मिस्टेक होती है स्टूडेंट के बीच में कि वो कभी क्या करते हैं कि भाई मुख्य परीक्षा आ गई तो मुख्य परीक्षा की वो तैयारी में लग गए, या प्रारंभिक परीक्षा का समय है तो पहले प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करेंगे फिर मुख्य परीक्षा की तैयारी करेंगे। तो वो समय के अनुसार, या कह सकते हैं ना कि मौसम की तरह, वो अपने सिस्टम को अडॉप्ट करते रहते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। क्यों सबसे बड़ी मिस्टेक होती है? अभी हम देखेंगे कि प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा किस प्रकार से एक दूसरे से इंटीग्रेटेड, ठीक है। जैसे गांव में कहावत नहीं है कि आप जा रहे हैं उस कमरे में तो एक सामान लेके आना है, तो भाई उसके बाद आप यहाँ पे आए
बैठ, और फिर आपको कहा गया कि भाई जाके दूसरा सामान ले आइए। तो एक ही बार में आप दोनों ला सकते थे, लेकिन क्या करवाया जाता है कि आपको अलग अलग बार बार भेजा जाता है। तो उस डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट को कम करने के लिए ही आपको हमेशा प्री कॉम मेंस प्रिपरेशन करनी चाहिए। और पहली चीज उसमें क्या करना चाहिए कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका टारगेट जो है वो बड़ा कैनवास होना चाहिए। और बड़ा कैनवास क्या है? आपका मुख्य परीक्षा। अगर आप बड़े कैनवास पे उस चीज को काम कर रहे हैं तो उसके जो पर्टिकुलर पॉइंट हैं उनको तो आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचें कि पहले हम प्री की तैयारी करें फिर मेंस की तैयारी करें, तो ये सबसे बड़ी मूर्खता होती है। और जनरली 90% स्टूडेंट इसी फेरे में ही रहते हैं कि भाई पहले हम प्री आ गया तो अभी प्री का टाइम है तो एकदम चौड़े से हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। ये नहीं। अगर आप वास्तव में एक अच्छे विद्यार्थी हैं और आपकी अप्रोच है कि आपको अंतिम सफलता प्राप्त करनी है, तो उस अप्रोच को डेवलप करने के लिए हमेशा प्री कॉम मेंस प्रिपरेशन करने की जरूरत होती है। क्योंकि जो मुख्य परीक्षा होती है वो एक होलिस्टिक अप्रोच डेवलप करती है आपके माइंड में। और किसी भी विषय की जो विषयगत जानकारी है वो आप बेहतर तभी कर पाएंगे जब आप उसका कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करेंगे। और कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करने के बाद में यदि आपको सारी चीजों की जानकारी हो गई, तब आपसे कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट उसमें से पूछे तो उसका जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। लेकिन छोटी छोटी चीजों को आप इकट्ठा करके यूनाइट करना मुश्किल है। जैसे आप पॉलिटी में पढ़ेंगे कि इंडिया क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट। तो पहले इंडिया बना है। क्या बना है? इंडिया बना है। फिर उसमें स्टेट को इकट्ठा किया गया है। लेकिन अगर वहीं आप अमेरिकन फेडरेशन को आप देखेंगे तो वहां पर पहले राज्य बने हैं, तो राज्यों को इकट्ठा करके संघ का निर्माण हुआ। तो उसी प्रकार से है कि पहले आप होलिस्टिकली मेंस को तैयार करिए, फिर उसके बाद में उसके जो पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं उनको आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और उसको आसानी से लगा भी सकते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी। तो मुख्य प्रारंभिक परीक्षा का विश्लेषण करते हैं और देखते हैं कि इसके अंतर्गत जनरली टॉपिक्स कौन से पूछे जाएंगे। यहाँ पे आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत यह है कि इन टॉपिक्स को रफली अपने माइंड में बना के रखना है, फिर मुख्य परीक्षा, और इन दोनों को कंपाइल करके एक इंटीग्रेटेड अप्रोच में प्री कॉम मेंस की प्रिपरेशन कोई भी विद्यार्थी अगर क्लासेस करता है तब भी ठीक है, नहीं भी करता है तो वो किस प्रकार से प्री कॉम मेंस की प्रिपरेशन कर पाएगा, उस चीज पे हम यहाँ पे फोकस करेंगे। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स दिए गए हैं उनको हम ज्यादा एक्सप्लेन भी नहीं करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किन सब्जेक्ट्स के बारे में बात की रही। विज्ञान के बारे में बात किया जा रहा है, भारत का विकास क्या हो गया, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण की जो घटनाएं होती हैं जिसे जनरली हम करंट अफेयर के रूप में परिभाषित करते हैं। तो ये आपका करंट अफेयर वाला सेगमेंट हो गया। ठीक है, बिहार का इतिहास हो गया, आजादी के बाद में जो बिहार की अर्थव्यवस्था रही है उसमें किस प्रकार के बदलाव देखे गए हैं, भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम रहा है उसके अंतर्गत राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन रहे हैं उन राष्ट्रीय आंदोलनों में जो बिहार की भूमिका रही है उसके ऊपर रीजनिंग के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत में राष्ट्रवाद की प्रकृति क्या है, भूगोल, उसके बाद में भारत का और बिहार का भूगोल, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार की भूमिका, राजनीति यानी कि इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमी, ये सारे सेगमेंट आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। इन सारी चीजों को अभी हम जर्नलाइज करके और एक क्लियर प्रोस्पेक्टिव आपको बताएंगे कि किन किन चीजों के ऊपर आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अब महत्वपूर्ण क्या है थोड़ा सा यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर देंगे कि साइंस और टेक जो है, अभी तक आपने देखा होगा कि जनरल साइंस से ही ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते थे। और अभी हम जब ट्रेंड एनालिसिस दिखाएंगे तो वहां पे भी दिखाएंगे कि किस प्रकार से 10 से 30 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन से लेके 30 क्वेश्चन तक बीपीएससी के अंतर्गत प्रारंभिक परीक्षा में साइंस से पूछे गए हैं। लेकिन अब जो ट्रेंड में चेंज हुआ है तो वहां पे साइंस और टेक के भी कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, इसकी संभावना है, पूछे जाते भी हैं। अगर बात की जाए इतिहास के अंतर्गत, तो इतिहास के अंतर्गत अभी तक क्या होता था, जैसा कि आप जानते हैं इतिहास के अंतर्गत क्या है, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है,
तो इसमें बहुत ज्यादा फैक्चुअल चीजें पूछी जाती थी। फैक्चुअल के अंतर्गत जैसे मान के चलिए कि अगर पूछा जा रहा है प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत, तो गुप्त काल के अंतर्गत किस प्रकार के सिक्के चलाए जाते थे, कैसी अर्थव्यवस्था वहां पे थी, ये सारे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे। वो स्तंभ कहाँ पर था, IBC के अंतर्गत, इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंतर्गत, या मतलब कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो रैंडमली बहुत ज्यादा फैक्चुअल तरीके से जिसका आंसर दिया जा सके, यानी कि केवल उसमें तथ्य आधारित चीजें थी, उन पर ज्यादा फोकस किया जाता था। लेकिन अब क्या है, आने वाले समय में जैसे कि आर्थिक इतिहास, राजनीतिक इतिहास, सामाजिक इतिहास के जो पहलू हैं, अब आप ये शब्द पहली बार सुन रहे हैं, आर्थिक इतिहास क्या होता है, यानी कि जो किसी भी समय काल के अंतर्गत, चाहे आप आधुनिक भारत को देख लें, मध्यकालीन भारत को देख लें या प्राचीन भारत को देख लें, तीनों समय काल में किस प्रकार के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थितियां रही हैं, किस प्रकार का परिवेश रहा है, उस परिवेश पर आधारित प्रश्नों के पूछे जाने की संभावना बढ़ रही है और यहां से प्रश्न ज्यादा पूछे जाएंगे। क्यों पूछे जाएंगे? क्योंकि आपने देखा कि पहले ऑप्शनल सब्जेक्ट था, तो ऑप्शनल को समाप्त करने के बाद में अगर कोई नई चीज इंट्रोड्यूस की गई है, तो जो पहले यानी प्री एग्जिस्टिंग चीजें थी उसको और इनरिच और मजबूत करने के बारे में यहाँ पे प्रयासरत रहेंगे। तो हमको जो अभी तक हम लोग क्या करते थे कि प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का जो इतिहास था, तो वहां पे फैक्चुअल नॉलेज के ऊपर हम लोग कम कंसंट्रेट करते थे। लेकिन इस समय हम क्या करेंगे कि उसके आर्थिक, यानी कि जितने भी आप देखेंगे कि रैयतवाड़ी सिस्टम रहा है, किस प्रकार से आप देखेंगे कि प्राचीन काल के अंतर्गत किस प्रकार की आर्थिक नीतियां फॉलो की जाती थी, ठीक है, सामाजिक स्थिति क्या थी और जो राजनीतिक स्थिति क्या थी, उन सारी चीजों पे विशेष जोर देके हम लोग क्या करेंगे कि और ज्यादा महत्वपूर्ण कंटेंट के ऊपर फोकस किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि अभी आपको जो 67th BPSC की मुख्य परीक्षा हुई है उसके पेपर को एनालाइज करके देखेंगे, या जो 68 का अभी क्या हुआ है, BPSC का जो PT हुआ है, उस PT को अभी 12 फरवरी को ही हुआ है, तो वहां पे आप उठा के देखेंगे तो किस प्रकार के प्रश्नों के ट्रेंड में चेंज आ रहा है, उससे आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि कहीं ना कहीं BPSC अब इस दिशा में थोड़ा ना थोड़ा इंक्लाइन होता जा रहा है। तो सब्जेक्ट को आप नॉर्मल पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने जो हमारा 68 का क्लास शेड्यूल प्री कॉम मेंस का जो था 600 घंटे का, अभी हम लोगों ने उसको बढ़ा के 950 घंटे कर दिए हैं। क्यों कर दिए हैं? क्योंकि अब उसमें व्यापक तरीके से इन सारे डायमेंशंस को कवर करना है। साथ ही साथ मेंस की जो टेस्ट सीरीज है, उस मेंस की टेस्ट सीरीज का भी प्रॉपर डिस्कशन प्रोवाइड किया जाए। उसके बाद जो PT की टेस्ट सीरीज है, उस PT की टेस्ट सीरीज का भी प्रॉपर डिस्कशन आपको प्रोवाइड किया जाए, तभी आप इस दौर में जो नया परिवर्तन हो रहा है पाठ्यक्रम में, उस चीज को फुलफिल करने के योग्य हो पाएंगे। इतिहास और भूगोल दोनों विषयों में उम्मीदवारों को बिहार के इतिहास और भूगोल के ऊपर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अब की बार थोड़ा सा ट्रेंड में अगर देखा जाए तो कुछ कमी हुई है, लेकिन बिहार विशेष तो आपको मुख्य परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है ना। तो प्रारंभिक परीक्षा के लिए कहीं पे कोई डायमेंशन बढ़ा है तो मुख्य परीक्षा में घटा है, और कहीं पे मुख्य परीक्षा में वो बढ़ गया है उसका वेटेज और प्रारंभिक परीक्षा में घट गया। इस चीज पे हमें बहुत माइन्यूटली ध्यान देना है, और अपनी प्रिपरेशन में हम ये नहीं कह सकते कि भाई चलो इस सेगमेंट को हम कमजोरी से तैयार करते हैं और उस सेगमेंट को ज्यादा मजबूती से हम तैयार कर लेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। हमें उन सारी चीजों पे क्या करना है, बहुत प्रैक्टिस करना है और एनालाइज करना है कि कैसे ये हमारे लिए सार्थक सिद्ध हो सकता है। वहीं आप देखेंगे कि भूगोल के अंतर्गत भारतीय कृषि, प्राकृतिक संसाधन और बिहार तथा भारत के सामाजिक और आर्थिक भूगोल पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, और इसका एग्जाम्पल आप देखेंगे 68 BPSC के अंतर्गत कि किस प्रकार से अभी तक जो फैक्चुअल चीजों पे फोकस करता था वो अब किस प्रकार से एनालिटिकल नॉलेज की तरफ धीरे धीरे इंक्लाइन होगा। तो
एनालिटिकल स्किल को डेवलप करने के लिए आपको जो अभी तक की स्ट्रेटेजी थी, जो 68 की जो स्ट्रेटेजी है, वो तो अभी क्या है कि ये फर्स्ट टाइम है ना जो परिवर्तन हुआ है, परिवर्तन के बाद में ये फर्स्ट टाइम आपका रिजल्ट बनने जा रहा है। अगर आप ऑप्शनल वाले को देख लिए तो बहुत सारे लोग अब की बार क्या होगा, ऑप्शनल में ही पीछे हो जाएंगे, क्योंकि अभी क्वालिफाइंग नेचर का हो गया है और ऑब्जेक्टिव टाइप का हो गया। तो इन सारी चीजों को आप देखेंगे तो यहाँ पे अभी यूपीएससी जैसा ये भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे उसी दिशा में बढ़ रहा है। अर्थव्यवस्था की बात की जाए या आप देखें कि इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत तो भारतीय राजनीतिक जो प्रणाली है, अभी तक क्या होता था कि इसके अंतर्गत अगर आप इंडियन पॉलिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो काफी फैक्चुअल चीजें आपसे यहाँ पे पूछी जाती थी, लेकिन अब उनके प्रणाली किस प्रकार से काम करती है, पंचायती राज व्यवस्था किस प्रकार से काम करता है, जो सामुदायिक विकास का कार्यक्रम है, यानी कि करंट अफेयर भी पूरी तरह से इससे इंटररिलेट हो जाएगा। भारत और बिहार में योजना, कितनी योजनाएं जो कि पर्टिकुलरली इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में लगती हैं, जो कि हर एक राज्य के लिए, और प्लस बिहार किसी भी योजना को इंडेक्स करने के लिए, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए किस प्रकार से काम करता है। तो ये आर्थिक और राजनीतिक यानी कि इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी जहां तक अभी तक फैक्चुअल था, वो अब थोड़ा थोड़ा क्या होगा कि इंटीग्रेटेड अप्रोच में, और उसके बहुत सारे डायमेंशंस को भी इसके अंतर्गत कवर करने की कोशिश की जाएगी। अगर वेटेज की बात की जाए तो प्रारंभिक परीक्षा में जो अर्थव्यवस्था है इसका वेटेज बहुत कम है। आप देखेंगे कि 6 से 10 नंबर के बीच में हर साल प्रश्न इसमें से पूछे जाते हैं, इससे ज्यादा प्रश्न नहीं बनते हैं। लेकिन मुख्य परीक्षा में अगर आपको अर्थव्यवस्था की बेहतर जानकारी नहीं है, अगर आपके पास में जानकारी का अभाव है, तो उस दशा में आप अच्छा उत्तर लेखन नहीं कर पाएंगे, अगर आपको प्रॉपर अर्थव्यवस्था का नॉलेज नहीं है तो इन सारी चीजों को हमें इसके अंतर्गत देखने को मिलेगा कि इन सारी चीजों को कवर करना है और किस टॉपिक के ऊपर कितना फोकस करने की जरूरत है और कैसे आप उस चीज को तैयार करेंगे, उन सारी स्ट्रेटजी के ऊपर भी हम परिचर्चा करेंगे। लेकिन परिचर्चा प्रारंभ करें उससे पहले हम देख लेते हैं कि मुख्य परीक्षा का स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, तो जैसा आप जानते हैं कि प्री के बाद में ये दूसरा चरण होता है मुख्य परीक्षा का। अगर आपने प्री क्वालिफाई कर लिया है तभी आप मुख्य परीक्षा में भाग ले सकते हैं। और इसके लिए क्या बताया गया है कि जितनी वैकेंसी होंगी उस वैकेंसी के 10 गुने को क्या किया जाएगा, कॉल किया जाएगा, किसके लिए, मेंस लिखने के लिए। ठीक है, और आपको पहले बता दिया गया है कि मेंस लिखने से पहले मेंस में जो 5 पेपर है, एक आपका जर्नल हिंदी है, सामान्य हिंदी एवं निबंध। ठीक है, ये पूरी तरह से अलग है। फिर GS1 GS2, उसके बाद में एस्से अलग से है, यहाँ पे 300 मार्क्स का, जैसे आपने यूपीएससी में एक्सपेक्टेशन रखते हैं। और उसके बाद में ऑप्शनल सब्जेक्ट। अभी हम बताएंगे एस्से के ऊपर विशेष परिचर्चा की जाएगी कि एस्से का महत्व कितना है इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये जो प्री के बाद पेपर होता है, यही सारी चीजें दी गई। सामान्य अध्ययन के प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दिए होते हैं। इन सारी चीजों को आप जानते हैं। हिंदी विषय एक क्वालिफाइंग पेपर है और इसको बस केवल आपको पास करना होता है। ठीक है, हिंदी के लिए 100 अंक दिए होते हैं और जो अब की बार नया इसमें जोड़ा गया है उसमें निबंध बनाया गया है और उस निबंध के लिए 300 अंक दिए जाते हैं। तो इन सारी जनरल चीजों को आप समझते हैं। ये कुल मिला के ये स्ट्रक्चर है आपके मेंस का, यानी कि मुख्य परीक्षा का जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से आपका दिया गया है कि पहला पेपर क्या होगा, हिंदी, जो कि अनिवार्य है, सभी के लिए है, सभी को पास करना जरूरी है, क्वालिफाइंग नेचर का होता है और इसमें अंतर्गत 100 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा पेपर आपका सामान्य अध्ययन, तीसरा पेपर ये भी आपका सामान्य अध्ययन पेपर 2, चौथा पेपर आपका निबंध का, ये भी 300 अंक का, और उसके बाद में जो 4th 5th पेपर है वो वैकल्पिक विषय, ये भी 100 अंक का होता है, क्वालिफाइंग नेचर का होता है। और इन दोनों पेपर को क्वालिफाई अगर आप कर जाते हैं, जो मिनिमम क्राइटेरिया है उस मिनिमम क्राइटेरिया को फुलफिल कर लेते हैं,
तभी आपके ये तीनों पेपर क्या होंगे, चेक होंगे, और इसी के आधार पर आपकी रैंकिंग और मेरिट डिसाइड होगी और उसके बाद में इंटरव्यू कॉल आपको किया जाएगा। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है। अब हम समझ लेते हैं कि किस टॉपिक के ऊपर कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला पार्ट जो है वो सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी क्या है कि एक अनिवार्य विषय है, जैसा कि आप जान ही रहे हैं, और इसके अंतर्गत कुल मिला के ये 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो आपको 30 अंक का निबंध पूछा जाएगा। अब आप यहां पे ध्यान दीजिएगा, निबंध उस तरह से नहीं पूछा जाएगा जैसे कि हम स्कूलों में लिखते आ रहे हैं कि एक निबंध लिखिए आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है, तो बेस्ट फ्रेंड ने आपके बारे में लिख दिया, आपने उसके बारे में लिख दिया और आप एक दूसरे का नाम चेंज कर दिए। वो इस तरह के निबंध नहीं पूछे जाए। निबंध और ऐसा भी नहीं पूछा जाएगा इस 30 नंबर में कि जिस प्रकार से मुख्य परीक्षा के यूपीएससी की मुख्य परीक्षा में पूछा जाता है या अदर स्टेट पीसीएस की मुख्य परीक्षा में पूछा जाता है। इन दोनों के बीच का एक मिड रेंज का आपका क्या होगा, मिड रेंज का निबंध आपको यहां पे लिखना होगा। शब्द सीमा भी उसकी निर्धारित होगी और उसी शब्द सीमा के अंतर्गत आपको 30 अंक का एक निबंध लिखना होगा। हिंदी व्याकरण, जो हिंदी का ग्रामर है, हिंदी व्याकरण से आपको 30 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। वाक्य विन्यास से 25 अंक का और संक्षेपण से 15 अंक का। संक्षेपण का मतलब यह हुआ कि कोई बड़ा सा पैराग्राफ दे दिया गया है और उसको समराइज करके आपको कम शब्दों के अंतर्गत लिखना है। वाक्य विन्यास के बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो हिंदी के टीचर हैं वो आपको बेहतर तरीके से समझाएंगे। व्याकरण के अंतर्गत बात की जाए तो जिस प्रकार से इंग्लिश का ग्रामर होता है उसी प्रकार से हिंदी का भी ग्रामर होता है और उस ग्रामर से 30 अंक के प्रश्न यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे और निबंध के अंतर्गत आपको 30 अंक का प्रश्न देखने को मिलेगा। तो सामान्य हिंदी के अंतर्गत कुल मिला के व्याकरण, निबंध, वाक्य विन्यास और संक्षेपण, इन 4 पहलुओं पर आपको 100 अंक के प्रश्नों का उत्तर देना होगा और इसमें आपको एक मिनिमम क्राइटेरिया आपको प्राप्त करना है। उसमें से आपको कितने अंक लाने हैं, अगर इस 100 में से आप अगर 30 अंक ले आते हैं तब आप हिंदी क्वालिफाई हो जाएंगे। और अगर आप हिंदी क्वालिफाई हो जाते हैं तो जो आपका 5th पेपर है उस 5th पेपर को चेक किया जाएगा और वहां पे आपको मिनिमम 40 अंक लाने हैं। अगर आप वहां पे 40 अंक प्राप्त कर लेते हैं तब आपके जो जीएस और निबंध के तीनों पेपर हैं जो कि आपकी मेरिट डिसाइड करेंगे उन पेपर को चेक किया जाएगा। तो ये सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र रहा, सिलेबस रहा है। उसके बाद बात आती है सामान्य अध्ययन पेपर 1। सामान्य अध्ययन पेपर 1 ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है आपके मुख्य परीक्षा के लिए, या यूं कहें कि अगर आपको बीपीएससी में ऑफिसर बनना है तो आपको इन तीनों पेपर के ऊपर ही फाइट करना है और मेन फाइट यहीं पर होने वाली। अब इसमें कौन कौन सी चीजें हैं सबसे पहले वो समझ लेते हैं। उसके बाद में ये परसेंटेज वेटेज है, समझ लीजिए कि अगर मुख्य परीक्षा का जो एनालिसिस किया गया है उस एनालिसिस के आधार पर परसेंटेज वेटेज है एक एक पॉइंट का। ठीक है, तो जो भारत का आधुनिक इतिहास है, बिहार में जो संथाल विद्रोह है, बिरसा जो आंदोलन है, इन तीनों टॉपिक के आधार पर अगर आप देखें 647 से लेके 67 का भी मुख्य परीक्षा हुआ है, यहां तक अगर इसके बीच में एनालाइज करें तो इनका पूरे पेपर के अंतर्गत 10 से 15% का वेटेज रहता है। मतलब कि अगर वहां पे 100 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो इन तीनों टॉपिक से लेकर लगभग 10 से 15 प्रश्न इसी टॉपिक से पूछा जाता है। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह हो गया, यह भी क्या है, आधुनिक भारत का ही पार्ट है, लेकिन इसका कॉन्टेक्स्ट कुछ अलग है। कॉन्टेक्स्ट क्यों अलग है कि जिस प्रकार से हम इसको केवल हम यूपीएससी के अंतर्गत एक मुख्य उसमें आधुनिक भारत के एक टॉपिक के रूप में देखते हैं, लेकिन बिहार के परिप्रेक्ष्य में यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके आयाम बहुत मतलब कि बहुत डाइवर्स हो जाते हैं। क्यों डाइवर्स हो जाते हैं, क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट रहा है, अगर हम यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं तो यूपीएससी में जर्नल इम्पैक्ट क्या रहा है कि गांधी जी के द्वारा किया गया, इसका एक सोशियो रिलीजियस किस प्रकार से वैल्यूएशन रही है। लेकिन अगर
इसको हम बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये वहां की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति को दर्शाता था, और वहां पे जो सामाजिक चेतना जागी है, उस सामाजिक चेतना संपूर्ण भारत के लिए भी तो महत्वपूर्ण रहा है, लेकिन बिहार के कॉन्टेक्स्ट में ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो वहां पे हमें विशेष जोर देके यहाँ पे उसको पढ़ने की जरूरत है। भारत छोड़ो आंदोलन है, भारतीय संस्कृति है, यानी कि जो आर्ट एंड कल्चर वाला सेगमेंट है ये भी अभी इसमें जुड़ा हुआ है। मौर्य और पाल कला जो है वो की जो मुख्य विशेषताएं थी, यानी कि ये क्या हो गया, मध्यकालीन भारत का भी इसमें पार्ट आ जाता है। देश की आजादी में गांधी जी, रविन्द्रनाथ टैगोर और नेहरू की जो भूमिका थी ये भी, यानी कि जो पर्सनालिटी है, यूपीएससी के अंतर्गत एक टॉपिक देखते हैं पर्सनालिटीज, वो भी इसके अंतर्गत आ गया। यानी कि आधुनिक भारत पूरी तरह से, मध्यकालीन भारत भी आ गया, वो प्राचीन भारत आ गया, मध्यकालीन भारत भी आ गया। उसके बाद में जो बिहार का इतिहास है वो तो पूरी तरह से इसमें दिया ही गया है, पर्सनालिटीज वाला पार्ट आ गया। यानी कि यूपीएससी में जो आप पढ़ते हैं उन्हीं चीजों को लगभग यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। वहां पे जैसे भारतीय संस्कृति के बारे में यहाँ पे दे दिया गया, और यूपीएससी के अंतर्गत 18वीं सदी के बाद में जो परिवर्तन हुए हैं, तो बस केवल नाम छोटा कर दिया, भारतीय संस्कृति कहा जाए या 18वीं शताब्दी के बाद में जो भी कल्चरल चेंजेस हुए हैं वो कह दिया जाए, दोनों चीजें समान ही होती हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम है वो काफी व्यापक कर दिया गया। उसके बाद में आइए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्वपूर्ण की जो प्रमुख घटनाएं हैं, सांख्यिकी विश्लेषण, यानी कि जो डीआई वाला पार्ट है, डीआई वाले पार्ट पे अच्छे खासे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद में क्या है कि बिहार के संदर्भ में देश का जो इतिहास है, पश्चिमी और तकनीकी शिक्षा का जो परिचय है और किस प्रकार से उसका विस्तार हो रहा है, ये भी क्या है, मुख्य परीक्षा का पार्ट है और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न इससे बनेंगे। और उसके बाद में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की जो भूमिका रही है वो, और ग्राफ तथा आरेख से इत्यादि के जो प्रश्न बनते हैं वो। तो कुल मिला के जो मुख्य परीक्षा होती है, मुख्य परीक्षा के अंतर्गत 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने प्रश्न? 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो परिवर्तन यह है कि कुछ नए टॉपिक्स इसके अंतर्गत जोड़े गए हैं, और जो दूसरा परिवर्तन यह है कि प्रश्नों की प्रकृति भी बदली गई। कौन सी प्रकृति बदली गई है कि जैसे आप देखेंगे कि मुख्य परीक्षा के अंतर्गत प्रश्न कुछ 38 मार्क्स के पूछे जाते थे, 38 नंबर के जो प्रश्न पूछे जाते थे, अब उसमें क्या कर दिया गया है कि ये प्रोडक्शन की जा रही है कि इसको अब सेग्रीगेट किया जाएगा। सेग्रीगेट कैसे किया जाएगा? ए, बी और सी, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में अब प्रश्नों को विभक्त करके वहां पे देंगे। तो अभी क्या ट्रेंड रहेगा, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, और क्या सारे क्वेश्चन में एबीसीडी फॉर्मेट यूज किया जाएगा कि कुछ ही प्रश्नों में एबीसीडी फॉर्मेट यूज किया जाएगा, अभी ये बात क्लियर नहीं है। लेकिन ये क्लियर है कि हाँ, अब जो 38 नंबर के प्रश्न पूछे जाते थे अब उनको छोटा छोटा कर दिया जाएगा। इससे होता क्या था कि जो स्केलिंग वाली समस्या थी उस स्केलिंग वाली समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। कैसे? मान के चलिए कि 15 नंबर के 15 प्रश्न यहाँ पे पूछे गए और किसी बच्चे ने उसी टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ लिया और बाई चांस वो प्रश्न वहां पे पूछ लिया गया, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता था कि जिसने उसको नहीं पढ़ा या किसी कारणवश उसका छूट गया या वो कॉन्सेप्ट समझने में उसकी जो मानसिक स्थिति थी उस मानसिक स्थिति ने अलाउ नहीं किया भाई कि उसको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया। और ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई भी कॉन्सेप्ट हो, हर एक बंदा उसको उतनी ही शिद्दत से या उतनी ही एनर्जी के साथ में समझ सके जितना कि कोई दूसरा समझ लेता है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए, क्योंकि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है आयोग का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यह है कि भाई स्केलिंग वाली प्रॉब्लम को समाप्त किया जाए, क्योंकि ये जो है इफेक्टिव टैलेंट को आयोग में भर्ती होने से कहीं ना कहीं बाधित करता है। तो उस चीज को समाप्त करने के लिए अब इसमें क्या कर दिया गया है और परिवर्तन किए गए हैं। उसमें ए बी सी डी ई फॉर्मेट भी कर सकते हैं, प्रश्नों को तोड़ सकते हैं। जहां पे आपको एक क्वेश्चन 38 नंबर का होता था अब उसको 5, 7, 8, 10, 12 में भी परिवर्तित करके दिया जा सकता था। तो इसका एग्जैक्ट फॉर्मेट क्या आएगा वो 68वीं मुख्य परीक्षा को देखने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन ये हमें तैयार करना है इसी फॉर्मेट को लेते हुए। जैसे कि आप देखते हैं कि मुख्य परीक्षा आप देखें
राजस्थान के अंतर्गत देखें, एमपी के अंतर्गत देखें, तो किस प्रकार के प्रश्नों का फॉर्मेट दिया गया है, उस फॉर्मेट को वो फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, जैसे उत्तराखंड के अंतर्गत आप देखेंगे तो वहां पे भी प्रश्न क्या है, जैसे या आप मुख्य परीक्षा का इसका देख लीजिए यूपीएससी का, तो उस फॉर्मेट को भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि आप ऑप्शनल के अंतर्गत देखें, पहला और छठवां क्वेश्चन, पहला और पांचवा क्वेश्चन अनिवार्य होते हैं और उसके ए बी सी डी ई एफ पार्ट होते हैं और वो हर एक प्रश्न 5-5 नंबर का होता है। तो उस फॉर्मेट को भी उनके द्वारा फॉलो किया जा सकता है, लेकिन एग्जैक्टली क्या होगा इसके बारे में परिचर्चा अभी करना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी। तो अभी हमें केवल एक चीज ये समझ लेना है कि जो मुख्य परीक्षा है, मुख्य परीक्षा कहीं ना कहीं यूपीएससी के अंतर्गत जो यूपीएससी का सिलेबस है उससे कहीं ना कहीं मेल खाता है और कहीं ना कहीं उससे ज्यादा ही है। क्यों ज्यादा है? अब वहां पे ज्योग्राफी वगैरह है तो यहाँ पे आपको सेकंड पेपर के अंतर्गत, फर्स्ट पेपर के अंतर्गत मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि इतिहास भारत का हो या संपूर्ण भारत का हो या बिहार का हो, इन दोनों चीजों को बहुत व्यापक तरीके से इसमें इंटीग्रेट करने की कोशिश की गई है। ये आपका पेपर 1 है, स्टैटिक और इतिहास भारत का और भूगोल, सॉरी भारत और बिहार का इतिहास। ठीक है, तो जनरली आप समझ गए होंगे कि सामान्य अध्ययन पेपर 1 का जो पाठ्यक्रम है वो किस प्रकार से अलग है। जैसे कि आपने मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा में देखा कि वहां पे बिहार स्पेशल, तो बिहार स्पेशल ही तो है यहाँ पे जो दिया गया है। इतिहास, आधुनिक भारत, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, तीनों चीजें यहाँ पे आपको दी गई हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में यहाँ पे परिचर्चा की गई है, बाकी और सारी चीजें तो आपको सेम ही पढ़ना है। तो स्ट्रेटजी और इफेक्टिवनेस आपको उतनी ही लगानी है जितनी की यहाँ पे आवश्यक है और जो कि आपकी परीक्षा की रणनीति को बेहतर बना सकती है। और उसके लिए क्या करना है, कैसे किया जाएगा, मैं उसको अभी इस सेशन के अंतर्गत उन सारी चीजों पे परिचर्चा करूं। बात आती है पेपर 2। 68 बीपीएससी के लिए जो पेपर 2 है, उस पेपर 2 के अंतर्गत इन सारे डायमेंशंस के ऊपर आपको परिचर्चा करनी है। पहला, भारतीय अर्थव्यवस्था, यह भी क्या है, मुख्य परीक्षा का पार्ट है। भारत का भूगोल, ठीक है, भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की जो भूमिका है वो, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि केवल हम इसी चैप्टर को पढ़ेंगे। इट मींस ये पूरी चीजों को, उन सारे डायमेंशंस को अपने आप में समाहित कर रहा है जो कि इसके लिए जरूरी है। जो साइंस एंड टेक का वो संपूर्ण पाठ्यक्रम, अब संपूर्ण पाठ्यक्रम यूपीएससी जितना तो नहीं पढ़ना है, लेकिन हाँ एक जर्नल ओवरव्यू तो उन सारी चीजों को रखना पड़ेगा। तो ये व्यापकता बढ़ती जा रही कि नहीं, और जैसे ही ऑप्शनल खत्म हुआ तो अब इन सारी चीजों को और इंटेंसिफाई करेंगे। जितना इंटेंसिफाई ये होगा उतने ज्यादा कंपटीशन बढ़ेगा, तो हर बार क्या होगा, लेवल इंक्रीज होगा, प्रश्नों का स्तर बढ़ेगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें इनके हर एक पहलू को बहुत व्यापक तरीके से समझने की जरूरत है और पढ़ने की जरूरत है। उसके बाद में इंडियन पॉलिटी, और किसके परिप्रेक्ष्य में, बिहार के परिप्रेक्ष्य में इन सारी चीजों को आपको देखना है कि किस प्रकार से इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम बिहार के कॉन्टेक्स्ट में काम करता है, पर्टिकुलरली वहां पे भी। और उसके बाद में भारत और बिहार के भौतिक, आर्थिक और सामाजिक आधार, मतलब कि ये जो डायमेंशंस होते हैं, यानी कि यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि ये सामाजिक मुद्दों से रिलेटेड आपके प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो कुल मिला के उन सारे डायमेंशंस को तो यहाँ पे कवर कर रहा है। अब भाई अर्थव्यवस्था से चाहे एक प्रश्न पूछे या 10 प्रश्न पूछे, अगर आपको व्यापक जानकारी नहीं है, आपको सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है, तो आप कैसे उसका मुख्य परीक्षा का उत्तर लेखन कर पाएंगे। तो अगर आपसे कोई कह रहा है कि भाई 500 घंटे में, 400 घंटे में, 300 घंटे में पूरा सिलेबस खत्म कर देंगे, तो यह संभव ही नहीं। क्यों? प्रश्न चाहे एक पूछे या 1000 पूछे, वो तो समय निर्धारित करना पड़ेगा, लेकिन आपको समझ तो विकसित करनी पड़ेगी ना। और अगर सीधा सीधा यहाँ पे भारतीय अर्थव्यवस्था मेंशन है तो मुख्य परीक्षा में इसका वेटेज भी, अभी प्रश्न मैं आपको दिखाऊंगा तो वहां से आपको एक अंदाजा लग जाएगा। तो कुल मिला के यह हो गया किसका, सामान्य अध्ययन पेपर 2। थर्ड पेपर आपका आता है निबंध। यह सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, और यह महत्वपूर्ण क्यों हो गया है, क्योंकि यह सीधा सीधा 300 अंक का है, और 300 अंक बहुत अधिक होता है आपकी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए। यानी कि सारा कुछ
अब इसी पे डिपेंड होने वाला है। क्यों डिपेंड होने वाला है? क्योंकि सामान्य अध्ययन जो जीएस का पेपर है, उस जीएस के पेपर को तो हर एक बच्चा उतनी शिद्दत से पढ़ता आ रहा है बहुत ही लंबे समय से, जब से वो तैयारी करना प्रारंभ करता है या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की वो तैयारी करता है, तो ये सारी चीजें तो उसमें कॉमन सी रहती है। वो निबंध पढ़ेगा, पॉलिटी पढ़ेगा, इकोनॉमी पढ़ेगा, ज्योग्राफी पढ़ेगा, इन सारी चीजों को पढ़ेगा। लेकिन जो निबंध है, ये निबंध अपने आप में एक ऐसा विषय है कि इस पे आप किसी एक पर्टिकुलर चीज को पढ़ के इस पे आंसर नहीं कर सकते। ये पूरी तरह से प्रेजेंट ऑफ माइंड का गेम होता है। प्रेजेंट ऑफ माइंड का गेम का मतलब कि आपने अभी तक जो अनुभव किया है, अनुभव की अभिव्यक्ति, अपने अनुभवों की जो अभिव्यक्ति है, उसी को आप निबंध कह सकते हैं। अब वो वाला निबंध नहीं है कि जैसा कि हम स्कूल में लिखते थे कि भाई अपने दोस्त के बारे में हो गया, गाय के बारे में हो गया, स्कूल के बारे में हो गया, गांव के बारे में हो गया, बहन के बारे में, पिताजी के बारे में, तो वो रटा रटाया सब एक लाइन में, 2 लाइन में आप लिख देते थे। उस तरह से निबंध नहीं होता। निबंध अपने आप में एक अपने आप में साइंस है, साइकोलॉजी है कि आपकी किसी चीज के ऊपर क्या अभिव्यक्ति है, और एक्चुअल में कहा जाए कि आपकी जो कोर पर्सनालिटी है वो इसी चीज से निकल के आती है कि आप किसी भी चीज के बारे में आपकी विचारधारा क्या है, आप उसको कैसे अभिव्यक्त करते हैं, आपकी अभिव्यक्ति कैसी उस पर बनती है, और किस प्रकार से आप उसको समझते हैं, और उसकी व्यापकता आपके नजरिए से क्या है, आपके नजरिए में उसका महत्व क्या है। उन सारे डायमेंशंस को आप अगर उठा के देखें तो निबंध अपने आप में एक बहुत व्यापक चीज है। दूसरी चीज, निबंध का कोई टॉपिक या सब्जेक्ट डिसाइड नहीं होता। किस विषय से निबंध पूछा जा रहा है, किस टॉपिक पे निबंध पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा, कहां से आएगा टॉपिक, ये सारी चीजें आपको सोचनी पड़ती हैं, और ये आपकी सोच पर ही निर्भर कर सकता है। क्योंकि किस टॉपिक पे निबंध पूछ ले, कितने शब्दों में आपको लिखना है, 2000 शब्द में आप देखते हैं कि यूपीएससी में 2000 शब्द के निबंध पूछे जाते हैं, 1200 शब्दों के निबंध पूछे जाते हैं, और आपको जिस विषय के ऊपर नॉलेज नहीं, या उस विषय को आपने अभी तक पढ़ा नहीं है, और उसके ऊपर आप कैसे इतने सारे शब्दों को लिख सकते हैं, आप कैसे उनका आंसर कर सकते हैं। तो उन सारी चीजों को सॉल्व करने के लिए, उन सारी चीजों को समझने के लिए आपको निबंध पे एक व्यापक तैयारी, एक व्यापक रणनीति बनाने की जरूरत होती है। और निबंध ऐसा भी नहीं है कि निबंध को पढ़ा नहीं जा सकता, या निबंध को कैसे लिखना है यह भी आप नहीं समझ सकते। उन सारी चीजों पे परिचर्चा हो सकती है, उन सारे डायमेंशंस को कवर किया जा सकता है, उन सारी चीजों को समझा जा सकता है। तो निबंध लेखन पे एक विशेष कार्यक्रम, और इस कक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत जो अभी मेरा स्ट्रक्चर है मैं उसमें दिखाऊंगा कि निबंध के लिए ही लगभग 30 क्लासेस हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। एक्सपर्ट व्यूज आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से एक व्यापक एस्से लिखा जाना चाहिए, किन डायमेंशंस को उसके अंतर्गत सम्मिलित होना चाहिए, क्या डिमांड होनी चाहिए, और ओवरऑल क्या एक्सपेक्टेशंस होती है अगर आयोग के द्वारा इस चीज को इंट्रोड्यूस किया गया। तो एस्से अपने आप में एक साइंस की तरह है कि अगर, और उसकी एक समझ लीजिए कि वेल डिफाइंड रेसिपी है। जैसे आप खाना बनाते हैं ना, तो खाना बनाने के लिए कोई भी सब्जी आप बनाना चाह रहे हैं तो उसकी एक रेसिपी है। तो उसी प्रकार से एस्से की भी एक रेसिपी होती है कि ये सारे डायमेंशंस उसके अंतर्गत होने चाहिए। अब एस्से के कितने प्रकार हो सकते हैं, किस प्रकार से किस प्रकार का मुद्दा है, अगर सामाजिक मुद्दे के ऊपर कोई एस्से है तो उसमें किन डायमेंशंस को डालना जरूरी है। अगर आपका वो साइंटिफिक एस्से है तो साइंटिफिक टेम्परामेंट किस प्रकार से डेवलप होना चाहिए, और अगर साइंटिफिक एस्से आपका पूछा जा रहा है तो किस कॉन्टेक्स्ट में है और किस समय काल में है। समय काल भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब मान के चलिए कि आपने क्या किया कि 1930 में लिखित किसी भी जब मान के लिए मुंशी प्रेमचंद का कोई एस्से आपने पढ़ लिया, 1930 के पहले ही शायद उनकी डेथ हो गई थी, जो मैं एक्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन हाँ 1800 समथिंग से लेके 1925 के
25 के पहले अगर कोई एस्से लिखा गया है तो उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, काफी ओल्ड रहा है, ओल्ड कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है, उस समय के अनुकूल लिखा गया है। और आज का जो जमाना है टेक्नोलॉजी का जमाना है, टेक्नोलॉजी इस तरह से चीजें बढ़ रही हैं। अगर आप मान के चलिए कोई एस्से लिख रहे हैं और उस एस्से में आप आज खत की बात करते हैं, खत का मतलब जो प्रेम पत्र होता है या किसी भी प्रकार के पत्र हो सकते हैं, अगर आप उनकी बात करते हैं इस वीडियो कॉल के जमाने में, तब वो रेलेवेंट रहेगा, नहीं रहेगा। तो टाइम के अकॉर्डिंग रेलेवेंसी जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो यहाँ पे क्या है कि जो एग्जामिनर होता है ये टेस्ट करना चाहता है कि क्या आप अभी भी उसी पैटर्न पे सोच रहे हैं, या जो आपने पढ़ा है क्या उसी चीज को आप लिख रहे हैं, या आप एडॉप्टिव हैं, टाइम के अकॉर्डिंग और टाइम का उपयोग करते हुए समय के अनुकूल चीजों को मॉडिफाई कर पाते हैं कि नहीं। और इसका जो क्राइटेरिया है या इसका जो स्कोप है वो आपको जीएस में कम देखने को मिलेगा। यानी कि ओवरऑल जो होता है ना कि जैसे फ्री हिट मिलती है जब क्रिकेट मैच आप खेलते हैं, तो फ्री हिट का जो कॉन्सेप्ट है या जो फ्री हिट का ग्राउंड है वो आपको एस्से के अंतर्गत ही मिलता है, और फ्री हिट से ही पता चलता है कि आपके पास में कितनी स्ट्रेंथ है। तो सेम वही फॉर्मेट यहाँ पे भी लागू होता है कि आप निबंध में जो आपको ओपन स्पेस मिला है अपने मेंटल लेवल को एग्जामिनर के सामने प्रेजेंट करने का, अपने आप को प्रूव करने का, या ये कहें कि अपने आप को एग्जामिनर के सामने क्या है कि आप उसको कन्विंस कर सकें या उसको इंप्रेस कर सकें, उन सारी चीजों का जो ओपन ग्राउंड है वो निबंध ही देता है। और ये एक ऐसा पेपर है कि यहाँ पे आप कितने भी अंक प्राप्त कर सकते हैं। अगर हिट कर गया आपका एस्से तो उस कंडीशन में आप 200 अंक भी प्राप्त कर सकते हैं, 180 भी प्राप्त कर सकते हैं, और ये सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है। और दूसरी चीज, यहाँ पे आपको किसी विशेष नॉलेज की जरूरत नहीं होती है, यहाँ पे नॉलेज ऑफ इंटरलिंकिंग, पावर ऑफ इंटरलिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट प्लस इनोवेटिव थिंकिंग एंड इनोवेटिव सॉल्यूशन मेकिंग प्रॉब्लम या पावर जो होती है वही आपके एक अच्छे निबंध लेखन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो इन सारे डायमेंशंस के ऊपर हमें क्या करना है, कवर करना है, और इन सारे डायमेंशंस को समझना है। और एस्से को बहुत महत्वपूर्ण ये समझ लीजिए कि ये स्टार रेटेड होने वाला है। 68 के बारे में तो मैं बात नहीं कर सकता बहुत प्रॉपर, क्योंकि बट 69th के लिए ये आप मान लीजिए कि एस्से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ये आप इसको लिख के देख लीजिए। तो इस पूरे कार्यक्रम के दौरान जो आपको 30 क्लासेस मिलेंगी उसके अंतर्गत किस प्रकार के निबंध पूछे जाते हैं, यानी कि अभी यूपीएससी, बीपीएससी और यूपीपीसीएस इन सब का एनालिसिस आपको ऐप पे भी मिल जाएगा, और यूट्यूब चैनल के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर भी उसके पीडीएफ डाउन दिए गए हैं, वहां से आप उनको डाउनलोड करके देख सकते हैं। निबंध को क्यों शामिल किया गया है, इसके पीछे जो साइंटिफिक रीजन है वो, और निबंध की क्या रणनीति होनी चाहिए, किस प्रकार से आप निबंध लिखेंगे और निबंध लेखन का अभ्यास कैसे करेंगे। और सबसे बड़ी चीज जो अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, भाई निबंध ही है तो लिख लेंगे, भाई वो निबंध नहीं है जो हम स्कूल में लिखते आ रहे हैं कि गाय के 4 पैर होते हैं, दूध देती है और ये करती है, वो निबंध नहीं है। ये आपके जीएस से भी कहीं ज्यादा 2 कदम आगे है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस चीज को भी हमें बहुत व्यापक तरीके से समझना है और निबंध पे विशेष जोर देने की जरूरत है। इसके अंतर्गत हम क्या करेंगे कि हर 15 दिन पे, जब से आपका वो स्टार्ट हो जाएगा, 15 डेज पे एक नॉर्मल एस्से तो आपको लिखना ही लिखना है, प्लस 30 क्लासेस आपको प्रॉपर दी जाएंगी 3 आवर्स की। लगभग 90 घंटे का पूरा हम स्ट्रक्चर देंगे एस्से पे, जो कि आपके प्रिपरेशन के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे। आता है आपका वैकल्पिक विषय। तो इस वैकल्पिक विषय की जो लिस्ट है, कोई भी लिस्ट आप उठा के देख लीजिए, सबको पढ़ना जरूरी नहीं है। ये जो आपका लिस्ट दिया गया है इसमें से कोई एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको चूज करना है, कोई एक, एनी वन, यह आपने अडॉप्ट किया। उसके बाद में आपको उसका एक ऑब्जेक्टिव पेपर देना है, और ऑब्जेक्टिव पेपर में 100 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा, और जिसमें कि आपको 40 अंक प्राप्त करने हैं।
ठीक है। तो ऑप्शनल पे जर्नल ओवरव्यू है, लेकिन हाँ ऐसा भी नहीं है मान चलिए आपने सारा कुछ पढ़ लिया और ऑप्शनल पे ही आप फिसड्डे रह गए, तो उस कंडीशन पे आपकी सारी मेहनत धरी की धरी रह जाएगी। तो बहुत ज़्यादा ना, मतलब उतनी मेहनत तो नहीं करने की ज़रूरत है, लेकिन एक जर्नल परसेप्शन और जर्नल प्रिपरेशन आपको दोनों यहाँ पे करने की ज़रूरत है। अब उसके लिए आप इसकी टेस्ट सीरीज कर सकते हैं, आप इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं, और जो पहले 2011 के पहले पीटी में ऑप्शनल हुआ करता था तो उसकी रणनीति को आप फॉलो कर सकते हैं, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देख सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका उपयोग आप इसके अंतर्गत कर सकते हैं इसको यूज करने के लिए। तो कुल मिला के अभी तक की जो हमारी परिचर्चा रही है, उस परिचर्चा के दौरान हम लोगों ने इन बातों पे फोकस किया कि किस प्रकार से बीपीएससी का 69th बीपीएससी का जो सिलेबस है वो कैसे है, और उस पूरे सिलेबस को समाप्त करने के लिए हम लोग किन डायमेंशंस के ऊपर परिचर्चा करेंगे। और इन जनरल अगर देखा जाए पूरे सेगमेंट को, अगर प्री कॉम मेंस प्रिपरेशन के स्ट्रक्चर को देखा जाए तो कुल मिला के इतने सब्जेक्ट्स को हमें बिहार के प्री कॉम मेंस के अंतर्गत पढ़ना है। ये हमारी उस पर निर्धारित कक्षाएं हैं और ये उसका टोटल टाइम स्लॉट है कि किस सब्जेक्ट को कितना समय दिया जाएगा। ठीक है, तो अब आप एक तरफ से देखते चलें, मैं थोड़ा सा जनरल ओवरव्यू दे देता हूं कि भारतीय राज्य व्यवस्था या इंडियन पॉलिटी, या जिसे इतिहास वो आप क्या कह सकते हैं, संविधान भी कहते हैं, भारतीय संविधान एवं जो शासन प्रणाली है वो कुछ भी नाम दे सकते हैं, बट इन जनरल ये कॉन्स्टिट्यूशन प्लस कॉन्स्टिट्यूशन मेकर के द्वारा जो सिस्टम अडॉप्ट किया गया है, जो प्रशासन है, उन सारी चीजों के बारे में परिचर्चा करता है। तो प्री कॉम मेंस को पढ़ने के लिए इस पे लगभग 30 क्लासेस निर्धारित की गई हैं। उसी प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए लगभग 75 घंटे आपको क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। विश्व का भूगोल है, भारत का भूगोल है, प्राचीन भारत का इतिहास है, मध्यकालीन भारत का इतिहास है, आधुनिक भारत का इतिहास है, कला एवं संस्कृति है। ठीक है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, विज्ञान एवं तकनीकी है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी है, सामाजिक क्षेत्र के मुद्दे एवं कल्याणकारी योजनाएं हैं, सामान्य हिंदी एवं निबंध है, समसामयिक घटनाक्रम है, गणित है यानी कि मैथमेटिक्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, सांख्यिकी विश्लेषण, आरेख का चित्रण है, 30 क्लासेस इसके लिए भी निर्धारित की गई हैं। उसके बाद बिहार विशेष, निबंध और रीजनिंग। तो कुल मिला के 21 विषयों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है और 750 घंटे से प्लस आपको लाइव क्लासेस दी जाएंगी। इसके अलावा प्लस में एडिशनल क्या क्या मिलने वाला है, एनसीईआरटी टेस्ट। ठीक है, जो हमारी मेंस की टेस्ट सीरीज होगी, मेंस की टेस्ट सीरीज का वीडियो डिस्कशन और पीटी की टेस्ट सीरीज का वीडियो डिस्कशन, ये 3 चीजें आपको इसमें एडिशनल मिलने वाली है। तो कुल मिला के ये हमारा कुछ स्ट्रक्चर होने वाला है इस सेगमेंट के लिए। इस तरह से, या आप ये समझ लीजिए कि आपको बीपीएससी प्री कॉम मेंस के लिए इतने सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं भी लेते हैं तो जब ऐप में आप ऐप डाउनलोड करेंगे, किडोज द लर्निंग ऐप जो है गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद में उसके अंतर्गत जैसे आप रजिस्टर करते हैं तो बहुत सारे टैब ओपन हो जाते हैं। जब टैब ओपन होता है तो वहीं पे एक आता है पेड कोर्स। पेड कोर्स क्लिक करेंगे और उसके बाद में नीचे स्क्रॉल करेंगे तो एक बॉक्स, एक राउंड शेप में आपको बीपीएससी का वो मिल जाता है टैब। बीपीएससी का टैब जब ओपन करेंगे तो वहां पे बीपीएससी से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज हैं हमारे वहां पे आपको मिल जाएंगे। और किसी भी कोर्स को आप क्लिक करते हैं तो सबसे बेहतर फीचर हमने क्या बनाया हुआ है ऐप के अंतर्गत कि उस पूरे प्रोग्राम में कितनी कक्षाएं होने वाली हैं उनको पूर्व निर्धारित कर दिया गया है। किस कक्षा के अंतर्गत कौन सा टॉपिक पढ़ाया जाएगा उसको भी पूर्व निर्धारित कर दिया गया है। उसके बाद में किस क्लास के बाद में वहां पे टेस्ट होने वाला है उसको भी वहां पे मेंशन कर दिया गया है। तो आप देखेंगे कि एक बहुत वेल स्ट्रक्चर्ड मैनर में वहां पे वो सारी चीजें दी गई हैं। तो ये पीडीएफ भी वहां पे लगा हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसको अपने
मोबाइल फ़ोन में सेव करके रख सकते हैं और वहाँ से अपने शेड्यूल को स्ट्रक्चर करते हुए देखते चल सकते हैं कि किस टॉपिक पे कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कब चलने वाला है, क्या पढ़ाया जाएगा, कब पढ़ाया जाएगा, तो वो सारी चीज़ें आपको वहीं पे मिल जाएंगी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब हम थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का। जैसा कि हमने आपको बताया था कि पहले हम लोग पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे, रणनीति पे पर चर्चा करेंगे। तो रणनीति पे तो बहुत विशेष परिचर्चा अभी इसलिए नहीं हो पाई है क्योंकि हम आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक रणनीति आपको देंगे कि अगर आपको ज्योग्राफी पढ़ना है तो आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, ज्योग्राफी को आप कैसे तैयार कर सकते हैं, क्या क्या आपको करना है, तो उन सारी चीज़ों पे हम विशेष परिचर्चा करने वाले हैं आने वाले समय में। तो आपको बहुत वो करने की ज़रूरत नहीं है, वो सारी चीज़ें आपको रणनीति के थ्रू मिलेंगी। अभी जो हमारा एक टारगेट था कि एक रफ ओवरव्यू आपको कंप्लीट सिलेबस का दिया जाए, तो उसी चीज़ पे हम लोग फोकस करते हैं। तो सेकंड पार्ट जो था हमारी इस वीडियो का, उसके अंतर्गत हम देखेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों का विश्लेषण एवं टेस्ट सीरीज जो हमारी होगी वो किस प्रकार से होगी, क्या फॉर्मेट रहेगा। तब आप देख रहे हैं कि ये जो स्ट्रक्चर दिया गया है जिसमें हम 47th बीपीएससी से लेके 68 बीपीएससी तक के उन सारे प्रश्नों को यहाँ पे हल करने वाले हैं, हल किया गया है और एक ट्रेंड एनालिसिस आपको दिया गया है कि किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज, और इससे आप अवेयर भी होंगे। तो अभी आप 12 फरवरी 2023 को जो पेपर हुआ था, अगर उसमें हम सब्जेक्ट वाइज डिवीजन करें तो आपको देखने को मिलेगा कि किस टॉपिक पर कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे गए। इतिहास के अंतर्गत आप देख रहे हैं 30, 27, 24, 26, 25, 30, 36, 34, 36, 42 और 33, यानी 47th बीपीएससी जो कि 2005 में हुई थी, उसके बाद में 2023 तक अगर आप इतिहास वाले सेगमेंट को उठा के पूरा चेक करें तो यहां पे आप देखेंगे कि मैक्सिमम 42 क्वेश्चन और मिनिमम 24 क्वेश्चन यहां पे पूछे गए। यानी कि एक बेहतर क्राइटेरिया अगर आप देखें तो 25 से 30% का जो प्रश्न है वो सीधा सीधा इतिहास से ही पूछा गया है। तो इतिहास एक बहुत महत्वपूर्ण सेगमेंट हो जाता है किसके लिए, प्रारंभिक परीक्षा के लिए। ये एनालिसिस जो आपको एनालिसिस चार्ट दिया गया है, ये आपको चार्ट वहां पे मिल जाएगा, नोट जो पीडीएफ दिया गया वहां पे अटैच है। तो ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहां पे पूरा सब कुछ वेल डिफाइन दे दिया गया है, वहां से आप उन चीजों को डाउनलोड करके देख सकते हैं। उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी वहां पे शामिल किया गया। तो ये हो गया। भूगोल के अंतर्गत आप देखिए 10, 15, 9 एक अच्छा खासा वेटेज रहा है। इंडियन पॉलिटी वाला सेगमेंट हो गया। अर्थव्यवस्था का वेटेज जो है पहले ज्यादा था लेकिन अब धीरे धीरे कम हुआ है। क्यों? अब इसका महत्व मुख्य परीक्षा में ज्यादा हो रहा है। और स्टेट पीसीएस अगर मुख्य परीक्षा में इन चीजों को शामिल कर रही है तो उसके पीछे का मुख्य कारण केवल एक है कि इन सारी चीजों को वहां पे महत्व दिया जा रहा है आर्थिक प्रारूपों को परिवर्तित करने के लिए। किसी भी स्टेट की जो आर्थिक दशा है उसमें सुधार लाने के परिप्रेक्ष्य में इन चीजों को अडॉप्ट किया जाता है। सामान्य विज्ञान आप देखेंगे तो ठीक ठाक वेटेज आपको देखने को मिलेगा। मैथमेटिक्स का तो वही ट्रेंड है कि 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बिहार विशेष में आप देखेंगे तो 20 क्वेश्चन अभी 68 में पूछा गया था, 28, 29, 37। तो ये भी इतिहास के समान ही वेटेज रखता है अप्रॉक्सीमेट। और उसके बाद में सामाजिक या समसामयिकी जिसे करंट अफेयर कहते हैं, करंट अफेयर आप देखिए पिछली बार 67 में 19 था, इस बार 35 कर दिया गया। तो कुल 150 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वेटेज को आप देखेंगे, इसको एनालाइज करिए और समझिए कि प्री के लिए हम क्या करें। 150 क्वेश्चन आता है, 30, 60, 30, 90, 10, 100, ठीक है। और आपने भूगोल, राज्य व्यवस्था और सामान्य विज्ञान, इन 3-4 सेगमेंट पे अगर आपने अच्छी पकड़ बना ली है तो पीटी आपका नहीं रुकेगा। लेकिन फिर मैं गलत कहूंगा, क्यों? क्योंकि आपको ये स्ट्रेटजी नहीं अपनानी है, क्योंकि मुख्य परीक्षा में इनका वेटेज ज्यादा है। तो आप इनको ज्यादा पढ़ेंगे प्रारंभिक परीक्षा के लिए और मुख्य परीक्षा के लिए इनको पढ़ेंगे नहीं। आपको एक होलिस्टिक अप्रोच लेके चलना है और जो स्ट्रक्चर आपको बताया गया है पिछली स्लाइड्स पे, उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर आप चलते हैं तो बहुत व्यापक तरीके से आपकी तैयारी होगी। क्यों होगी? क्योंकि उसके अंतर्गत आपको 270 दिनों के अंतर्गत हर सैटरडे संडे आपके लिए टेस्ट ऑर्गेनाइज है। अगर आप हर सैटरडे संडे प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा का टेस्ट दे रहे हैं तो उस कंडीशन में आप परीक्षा देने तक
उस स्थिति में आ जाएंगे कि जहां पर आपसे किसी भी प्रकार के कोई भी प्रश्न ऐसा होगा नहीं कि आपको ना आए या आप उसका उत्तर देने में सक्षम ना हो। तो उस बात को हमें उस बात पे हमें विशेष जोर देना है और उसको समझना है। तो ये ओवरऑल एक ट्रेंड एनालिसिस था। प्रश्नों को हम यहाँ पे नहीं डिस्कस कर सकते। क्यों नहीं डिस्कस कर सकते? क्योंकि समय सीमा है। और दूसरी चीज, जब आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो ऐप डाउनलोड करने के बाद में आपको वहां पे उसके अंतर्गत आप बीपीएससी फाउंडेशन 69 जब ओपन करेंगे तो 3 टैब दिखता है। एक दिखता है व्यू डेमो, एक व्यू डिटेल और एक बाय नाउ। तो व्यू डेमो जब आप करेंगे तो व्यू डेमो के अंतर्गत आपको पहले दिखेगा डेमो, फिर आपको दिखेगा रिकॉर्डिंग, फिर दिखेगा लाइव और फिर दिखेगा टेस्ट। तो जब आप रिकॉर्डिंग में आएंगे तो इसमें एक टैब दिखेगा ओरिएंटेशन और पीवाईक्यू। जब पीवाईक्यू आप क्लिक करेंगे तो ईयर वाइज वहां पे सारे पीवाईक्यू खुलेंगे और हर एक ईयर वाइज का पीडीएफ प्लस उसका वीडियो डिस्कशन हर एक टॉपिक में, हर एक स्टेट पीसीएस के एग्जाम के अंतर्गत आपको वो सारी चीजें वहां पे मिलने वाली। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपने 2000 मान के चलिए 68 ओपन किया है तो वहां पे 68 का जो प्रारंभिक परीक्षा है उसका पूरा डिटेल डिस्कशन, फिर मुख्य परीक्षा है उसका पूरा डिटेल डिस्कशन, वो सारी चीजें आपको ऐप पे मिल जाएंगी। तो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और बहुत ही साइंटिफिक तरीके से हम इसको लेके चल रहे हैं आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को, जहां पे कि आप उन सारी चीजों को समझ सकें बेहतर किसी भी परीक्षा को स्टार्ट करने से पहले। जैसे कि हमारा ये जो बैच है ये 14 मार्च से स्टार्ट होगा, लेकिन 14 मार्च तक आपको खाली नहीं बैठना है। आपको डेली क्लासेस मिलेंगी जो कि आपके उसके लिए रहेंगे, प्रिपरेशन के लिए, कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस कैसे कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपने पूरा सॉल्व कर लिया, देख लिया, समझ लिया। तो इन सारे डायमेंशंस के ऊपर हम लोग परिचर्चा करेंगे जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस इसका एक बेसिक पार्ट है। क्लियर हो गई बात? तो यहां पे हमने देखा कि प्रारंभिक परीक्षा का क्या पैटर्न रहा है, उस पैटर्न को अब हम 67, क्योंकि इनिशियली अभी यही पेपर कंडक्ट हुआ है तो वहां से एक आपको टेंटेटिव आइडिया लग जाएगा कि पेपर 1 में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, पेपर 2 में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। उन सारे प्रश्नों का हम एक एक तो वो नहीं करेंगे, लेकिन एक आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या। ठीक है, तो जैसे ये आप देख रहे हैं 61 है कि डिस्कस द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस दैट वर द ब्रिटिश पॉलिसीज टुवर्ड्स अर्ली नेशनलिज्म, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए उत्तरदायी कारकों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, प्रारंभिक राष्ट्रवादियों के प्रति ब्रिटिश की राजनीति क्या नीतियां थी उस पर परिचर्चा करना। 38 नंबर का प्रश्न है और ये अपने आप में 3 फेज मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का अपने आप में इंक्लूड किए हुए। तो यहां पे अगर आप एक सामान्य जानकारी के आधार पर तैयारी करेंगे तब क्या आप इसका उत्तर लिखने में सक्षम होंगे? नहीं होंगे। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जो महत्व होता है वो बढ़ जाता है। जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अच्छे से नहीं समझते हैं, अब आप देखिए ये पेपर 1 है, पेपर 1 कौन सा? जीएस पेपर 1। ठीक है, जीएस पेपर 1 के अंतर्गत पहला क्वेश्चन हो गया ये आपका, दूसरा क्वेश्चन हो गया इसके अंतर्गत ये किस्सा है 1857 से 1947 के मध्य बिहार में पाश्चात्य एवं तकनीकी शिक्षा के विस्तार के क्रम को अनुरेखित करना है। ठीक है, ये शिक्षा व्यवस्था के ऊपर हो गया और इसमें टेक्नोलॉजी जो टेक एजुकेशन है उस टेक एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत व्यापक है। इसका जो क्राइटेरिया है, जो डोमेन है अगर आप कह सकते हैं, वो बहुत बड़ा कैनवास है। तो इस तरह के प्रश्नों का उत्तर लेखन के लिए आपको उन सारे डायमेंशंस को समझना आवश्यक हो जाता है। तीसरा प्रश्न भी इसी तरह से, क्रिटिकली एनालाइज द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इमरजेंस ऑफ द गांधी जी। गांधी जी के उत्थान के लिए वो कौन कौन से कारण थे। ठीक है, तो संपूर्ण मान के चलिए गांधीयन फेज और गांधीयन फेज के पहले जो कंडीशंस थी, प्री कंडीशंस थी जिसने गांधी जी को प्रेरित किया भारत में आने के लिए, तो उन सारी चीजों को आपको लिखना है। तो है ना व्यापक ये। हमारा कहने का मतलब ये है कि आपको बहुत ही सीरियस तरीके से इस प्रश्न पत्र को समझना है, अपनी तैयारी की रणनीति बनानी है और उसी के अनुरूप अपने कार्य को आगे बढ़ाना। ठीक है,
चौथा क्वेश्चन है कि आपको राइट एन एस्से ऑन द क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी भारत छोड़ो आंदोलन के ऊपर आपको एक निबंध ही लिख देना, प्रश्न पे पूछ रहा है। और क्या यह क्या है, वाज इट इज स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, क्या यह क्षणिक मूवमेंट आंदोलन था? नहीं, इस बात को भी आपको प्रूव करना है, तो निबंध के साथ में इस चीज को भी लिखना है। मौर्य काल की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अब प्रश्न तो एक ही पूछा है, लेकिन आपसे अगली बार पूछ ले, आईवीसी के बारे में पूछ ले, मध्यकालीन भारत के बारे में पूछ ले, कहीं से भी पूछ सकता है ना, तो पढ़ना तो पूरा पड़ेगा। अगर आप मान के चलिए इसको छोड़ देंगे तो 38 नंबर का आपका प्रश्न छूट जाएगा। तो व्यापकता आपको उतनी ही रखनी है जितना कि आप सामान्य परीक्षाओं के अंतर्गत रखते हैं, और सामान्यतः यूपीएससी में थोड़ा सा कम पढ़ना है, थोड़ा सा ही कम पढ़ना है, बाकी पढ़ना तो है ही, ठीक है। और अगर आप नहीं पढ़ते तो इन चीजों का अगर सतही आंसर लिख के आएंगे तो भाई कॉम्पिटिटर आपका कौन है? यूपीएससी वाला है, क्योंकि भाई यूपीएससी भी तैयारी कर रहा है वो, और इसको भी कर रहा है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि बहुत व्यापक तरीके से इन सारी चीजों को पढ़ते रहना है और समझना है। फिर उसके बाद में 60 नोट लिखना है। तो ये भी क्या है, 60 नोट में भी 19 नंबर के आपके प्रश्न हैं, तो 2 पे किसी पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। फिर उसके बाद में 7वां क्वेश्चन है, ठीक, 7, 8, 9, 10, 11 तक आप आते आते फिर आपका सेक्शन 3 आ जाता है, जिसके अंतर्गत स्टैटिक वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस स्टैटिक के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15, ये कुल मिला के 4 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। ये 4 प्रश्न आपके स्टैटिक के पूछे जाते हैं, और इसमें आपका 36 नंबर का क्वेश्चन हो गया। उसके बाद में दूसरा भी जो क्वेश्चन होता है, दूसरा भी क्वेश्चन आपका 36 मार्क्स का ही होता है, ठीक है। तो कुल मिला के स्टैटिक के भी आपके क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं, और ये मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो प्रारंभिक परीक्षा में मैथमेटिक्स पूछा जाता है और मुख्य परीक्षा में आपका डीआई आ जाता है। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आपको कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। केवल और केवल इन 3 चीजों के ऊपर आपको फोकस करना है। सबसे पहले कि पाठ्यक्रम का विशेष अध्ययन, विशेष मैं इसलिए दिख रहा हूं कि आप जितनी बार देखें उतना कम है। आपको हर एक टॉपिक का सब टॉपिक एकदम रटा होना चाहिए। जब आपके पास में एक ब्लूप्रिंट रहता है ना, माइंड में जब ब्लूप्रिंट बन जाता है, तब आपको किसी भी प्रकार की भ्रांति नहीं रह जाती, और उस कंडीशन पे आप किसी भी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम होते हैं, समझने में सक्षम होते हैं, और आपकी पढ़ाई जो होती है वो आसान हो जाती है। तो उस दशा में आप देखेंगे कि पाठ्यक्रम का विशेष अध्ययन करना है। उसके बाद में PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये आपके लिए सबसे बड़ा गाइडिंग फैक्टर है, और इससे अच्छा गाइडेंस आपको कोई देने वाला नहीं है, ठीक है। कोई भी ना टीचर दे सकता है, ना स्टूडेंट दे सकता है, ना मैं दे सकता हूं। कोई भी व्यक्ति आपको इससे बेहतर गाइडेंस नहीं दे सकता है। क्यों नहीं दे सकता है? क्योंकि सारी चीजें यहीं से निकल के आएंगी, और इसी के आधार पर आपको सारी चीजों को करना है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बेहतर तरीके से आपको पढ़ना है, एनालिसिस करना है, उस पर डिबेट करना है, और एक छोटी डायरी बना के एकदम मेंशन कर लेना है कि भाई किस टॉपिक से अभी तक कितने क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे कि अभी आपको यहाँ पे एक वो चार्ट मैंने दिखाया, तो वो चार्ट तो एक रफ ओवरव्यू है कि भाई पूरे हिस्ट्री से इतने आए हैं, लेकिन हिस्ट्री में भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं। उन सब टॉपिक और टॉपिक भी आपके रटे होने चाहिए, ठीक है। तो कुल मिला के 15 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए, 15 क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया, जिसके अंतर्गत 3 सेक्शन थे, ठीक है। कितने सेक्शन थे? 3 सेक्शन थे। पहला सेक्शन था आपका जिसके अंतर्गत यह आपका आ जाता है कोर हिस्ट्री वाला पार्ट, 6 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए। फिर सेक्शन 2 आपका आ जाता है। सेक्शन 2 क्या आता है? जिसके अंतर्गत ओरिजिन, मेंबर, डिस्कवर, ये क्वेड आ गया, यानी कि अंतरराष्ट्रीय उद्देश्य में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो। फिर उसके बाद में विकास के जो मुद्दे हैं वहां से संबंधित प्रश्न थे। भारत के संदर्भ में एक राष्ट्र एक निर्वाचन, यानी कि जो पॉलिटी वाला सेगमेंट है, पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर है, वहां से प्रश्न यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। पॉलिटी और आईआर, पॉलिटी और आईआर, यहां से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, इंटरनेशनल रिलेशन, अंतरराष्ट्रीय संबंध से, ठीक है।
और तीसरा सेगमेंट आपका आ जाता है स्टैटिक का। तो इन तीन चीजों के ऊपर आपके तीन सेगमेंट में बटे हुए इस प्रश्न पत्र में प्रश्न पत्र आपका एक हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न पत्र 2 के प्रारूप की तरफ कि प्रश्न पत्र 2 किस प्रकार से पूछा जाता है। प्रश्न पत्र 2 में कौन कौन सी चीजें आती हैं। अब आपके सामने ये दिया गया है कि ये पहला भारतीय संसद के बारे में है, ठीक है। बिहार के विशेष संदर्भ में भारत के केंद्र राज्य संबंधों को स्थापित करना है। इंडियन पॉलिटी का मुख्य परीक्षा का एक पूरा सेगमेंट है और यूपीएससी में भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। वहां पे केंद्र राज्य संबंध को परिभाषित करना रहता है और यहाँ पे बिहार के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पे दे दिया गया, ठीक है। क्षेत्रीय राजनीतिक दलों, और अभी भी ये मुद्दा बना हुआ है जिस प्रकार से 2014 के बाद में 2019 में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है और जिस प्रकार से उसको मैंडेट मिल रहा है, उस मैंडेट के आधार पर क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के उदय का, जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं, ये कहीं ना कहीं चर्चा का विषय है। तो वहां पे भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो प्रश्न पूछे क्यों जा रहे हैं ये भी समझना जरूरी है, और प्रश्न के विषयगत जानकारी जिनको आप प्रश्न के उत्तर में प्रयोग करेंगे वो भी, दोनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण होंगी। उन दोनों डायमेंशंस के ऊपर हमें परिचर्चा करना है और समझना है और लिखना है, ठीक है। तो इस चीज को देख लिए। फोर्थ क्वेश्चन है, ये भी आप न्यायपालिका के यानी कि न्यायिक समीक्षा जो जुडिशियल रिव्यू होता है, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, और ये भी कंट्रोवर्शियल इश्यू रहा है। तो कहीं ना कहीं चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, कोई भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, वो कहीं ना कहीं इन सारे डायमेंशंस के ऊपर फोकस करता है कि क्या टॉपिक रहा है, क्या टॉपिक नहीं रहा है, उन सारी चीजों के ऊपर, ठीक है। फिर उसके बाद में खंड खा है। खंड खा के अंतर्गत ये बिहार के बारे में, बिहार के आर्थिक स्थिति के बारे में बात करता है, यानी कि कुल मिला के ये इकोनॉमी वाला पार्ट हो जाता है। और सेक्शन 3 जो है ये आपका समझ लीजिए साइंस एंड टेक वाला पार्ट हो जाता है, और यहाँ पे कुल मिला के 12 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मुख्य परीक्षा के अंतर्गत आपके पेपर 1 के अंतर्गत 15 क्वेश्चन जो कि 3 सेगमेंट में बटे हुए हैं, और पेपर 2 के अंतर्गत भी 3 सेगमेंट में प्रश्न बटे हुए हैं। एक पॉलिटी हो जाता है, दूसरा इकोनॉमी हो जाता है, तीसरा साइंस एंड टेक वाला पोर्शन इसके अंतर्गत आ जाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि उन सारे टॉपिक्स को इसके अंतर्गत कवर किया गया है, और यहाँ पे व्यापक रणनीति की आवश्यकता है, ठीक है। जो हिंदी वाला है, हिंदी में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो आप देख लीजिए। हिंदी में आप देखेंगे कि पहले 500 शब्दों में निबंध लिखना है, आजादी का अमृत महोत्सव स्वच्छ। अब यहाँ पे अंतर क्या है, जो मैंने बताया था कि वहां पे 1200 या 2000 शब्दों में लिखना होता है, लेकिन यहाँ की शब्द सीमा क्या है, 500 ही, क्योंकि ये जर्नल क्या है, पासिंग मार्क्स की जरूरत आपको यहाँ पे होती है, ठीक। ये हो गया। उसके बाद में 1/3 शब्दों में इसका सार संक्षेपण करना है, ये संक्षेपण वाला हो गया। इसको पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद में इसकी समरी लिखना, या आप कह सकते हैं कि सिनॉप्सिस लिखना होता है इस टॉपिक का, ठीक। उसके बाद में ये आपका ग्रामर वाला पार्ट होता है, वाक्यों को शुद्ध करना, ठीक। उसके बाद में संज्ञा के भेद, एक यहाँ पे आपको पूरा संज्ञा के बारे में यानी ग्रामर वाला पोर्शन हो सकता है, या क्रिया है, तो यहाँ पे भी आपको पूरा ग्रामर पढ़ना जरूरी है। क्यों, अभी यहाँ संज्ञा पूछ ले, किसी साल को दूसरा पूछ सकता है, लेकिन एक ही प्रश्न के उत्तर के लिए आपको उन सारे डायमेंशंस को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। पर्यायवाची 2-2 शब्दों के लिखने हैं। उसके बाद में फिर आपको संधि विच्छेद करना है, ये भी ग्रामर का पार्ट हो जाता है। समास आपको बताना है, समास के बाद में विलोम बताना रहता है। तो जिस प्रकार से सामान्य हिंदी के प्रश्न जो हम 10th और 12th में देते आए हैं, लगभग उसी से मिलता जुलता है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा फोकस इस बात पे नहीं करना है, बस हाँ आपको प्रैक्टिस करते रहना है, और प्रैक्टिस से ही आप बेहतर तरीके से आंसर लिखने में सक्षम हो पाएंगे। तो कुल मिलाकर ये हमारा पार्ट 2 था। पहले पार्ट में हम लोगों ने पाठ्यक्रम पे परिचर्चा किया, दूसरे में PYQ एनालिसिस देखा कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं और प्री का क्या ट्रेंड एनालिसिस रहा है अभी तक, और थर्ड पोर्शन है कि आपकी जो ये समस्या है, या समस्या कह सकते हैं, जो आपकी प्रिपरेशन जर्नी है, इसमें क्रेडोज IAS किस प्रकार से आपके लिए हेल्पफुल होगा, हमारी क्या रणनीति है, और हम किस प्रकार से क्या नया इनोवेटिव आपके लिए लेके आ रहे हैं, उन सारे डायमेंशंस के ऊपर हम थोड़ा सा परिचर्चा करेंगे, और फिर हम अपने सेशन को समाप्त करेंगे। तो विशेष जो 69th BPSC है
उस 69th बीपीएससी के लिए हमारी रणनीति क्या होने वाली है, हम किस प्रकार से आपको इसमें प्रिपेयर करवाएंगे। तो जो हमारा ये प्रोग्राम है ये 69th को फोकस करके हुए बनाया गया है। ठीक है, अगर आप में से किसी को कुछ डाउट हो तो आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं। बहरहाल बट ये ओरिएंटेशन सेशन है तो इसमें कुछ ऐसा पूछने लायक तो हमें नहीं लगता है, लेकिन हाँ आप इस चीज को विशेष ध्यान दे दीजिए कि जो ये 69th के लिए हमारा फाउंडेशन प्रोग्राम है, अगर आप सोचें कि हम 68 के लिए इसको यूज कर सकते हैं तो ये बहुत यूजफुल 68 के लिए नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि हम इसमें बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से चीजों को लेके चलने वाले हैं, टॉपिक्स को बहुत ही व्यापक तरीके से पूरी तरह से समझाते हुए, टेस्ट सीरीज का डिस्कशन करते हुए, प्रैक्टिस करते हुए उन सारी चीज़ों को लेके चलना है। तो इसलिए हम अगर चाहे कहें कि ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकता है तो ये बात गलत होगी। ये प्रोग्राम पूरी तरह से डेडिकेटेड है 69th बीपीएससी के लिए। 69th बीपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के बाद में किसी और चीज़ को करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके अंतर्गत हम प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, इंटरव्यू, प्रारंभिक परीक्षा टेस्ट सीरीज, मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज, प्लस में कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल इन द पीडीएफ फॉर्म, वो सारी चीजें कवर करने वाले हैं। अगर आप इसका फिजिकल नोट्स भी चाहेंगे तो वो भी आपको मिल जाएगा, उसके लिए आपको ऑफिस से संपर्क करना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत मिलने वाली हैं। तो पहली चीज क्लियर है कि ये 69th के लिए है, नॉट फॉर 68। अगर आप 68 से के लिए कुछ करना चाहते हैं तो 68 के भी अलग अलग कोर्सेज हमारे लर्निंग ऐप के ऊपर उपलब्ध हैं, वहां से आप उन सारी चीजों को अवेल कर सकते हैं। अगर आपने 68 में आपका पीटी नहीं हुआ है, ठीक है, तब उस कंडीशन में ये कोर्स आपके लिए ही है, क्योंकि इसमें उन सारी चीजों पे काम किया गया है या काम किया जाएगा और इसमें लाइव क्लासेस सारी चीजें मिलेंगी जो कि आपके जो कमियां रही हैं उन कमियों को दूर करने के लिए बनाई गई। ठीक, अब आता है कि ये जो हमारा फाउंडेशन प्रोग्राम है ये 2023 और 2024 तक चलने वाला है। ठीक है, इसको आप कैसे प्राप्त करेंगे? इसको प्राप्त करने के लिए गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और गूगल प्ले स्टोर पे क्रीडोज द लर्निंग ऐप सर्च करना है। वहां पे ये ऐप आपको ओपन हो जाएगा, वहां उस ऐप पे आप रजिस्ट्रेशन करिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में ये जो हमारी टीम है, ये पूरी टीम मिलके आपको उन सारे सेगमेंट पे पढ़ाएगी। हर एक टॉपिक को विशेष तरीके से आपको बताया जाएगा और कोई भी फैकल्टी इसमें ऐसी नहीं है जिसके पास में एक लंबा अनुभव ना रहा हो किसी भी पर्टिकुलर स्टेट पीसीएस के लिए। और इसमें एक दो ऐसे टीचर्स हैं जिनका बीपीएससी में सिलेक्शन भी हो गया है, किसी कारणवश अभी उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, लेकिन बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो कि बीपीएससी से पूरी तरह से उनका सिलेक्शन भी हो गया है, सिलेक्टेड स्टूडेंट भी हैं वहाँ के, और काफ़ी लंबा अनुभव रहा है बिहार में सेवा देने का, वो किसी भी डिपार्टमेंट का हो सकता है। तो ये पूरी जो फैकल्टी है ये भारत की एक ऐसी टीम है कि इसमें से कम 2-3 लोग तो आपके बीपीएससी से ही कहीं ना कहीं रिलेटेड है। ठीक है, जब आप क्लासेस लेंगे, जब आप मिलेंगे, तब आपको एहसास होगा कि हाँ एक बेहतर टीम के साथ हम मिलकर अपनी जो जर्नी है उस जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो 69th बीपीएससी के लिए ये हमारी टीम है, इस तरह से हम आप लोगों को बताएंगे। ये क्लास का पूरा स्ट्रक्चर है। यहाँ पे 2 चीजें आपको मेंशन नहीं, 3 चीजें मेंशन नहीं है, वो आपको प्रीवियस जो पीडीएफ था वहां पे दिया गया है। ठीक है, वो क्लास का हमारा पूरा स्ट्रक्चर दे दिया गया है। बिहार लोक सेवा आयोग का जो पेपर फॉर्मेट है ये आप देख ही रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका निबंध हो गया और ऑप्शनल हो गया ये आपका। उसके बाद में प्रारंभिक परीक्षा के जो टॉपिक्स हैं ये कुल मिला के ये टॉपिक्स दिए गए हैं। जो मुख्य परीक्षा है, मुख्य परीक्षा में भी आपको बताया गया, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि सामान्य अध्ययन हो गया, अनिवार्य पेपर क्वालिफाइंग होता है, सामान्य अध्ययन पेपर 1, पेपर 2, निबंध और वैकल्पिक विषय, ये सारी चीजें अभी हम लोग परिचर्चा कर चुके हैं। इन सारी चीजों पे बेहतर तरीके से आपको बताया जाएगा सारा कुछ। ठीक है, जो हमारा ये प्रोग्राम है अप्रॉक्सीमेट 950 घंटे का प्रोग्राम है। ठीक है, जिसके अंतर्गत आपको लाइव क्लासेस प्लस 3 ईयर की वैलिडिटी के साथ में उसका रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, और इसके अंतर्गत पहले
1000 विद्यार्थियों को जो हमारी मेंस की टेस्ट सीरीज है, मेंस की टेस्ट सीरीज आपको फ्री में प्रोवाइड की जाएगी। डेली क्लास के बाद में पर डे 30 मिनट का सेशन रखा जाएगा, जिसके अंतर्गत आपके कोई भी डाउट हो उन डाउट्स को आप पूछ सकते हैं। मुख्य परीक्षा का उत्तर लेखन भी करवाया जाएगा। हर मतलब कि जो आपका टेस्ट शेड्यूल दिया गया है उस टेस्ट शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपके मेंस के टेस्ट भी होंगे, फुल लेंथ टेस्ट भी होंगे और आपके क्लास टेस्ट भी इसमें ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। 21 स्टडी बुकलेट भी आपको इसके अंतर्गत दिया जाएगा, जो कि पीडीएफ फॉर्मेट में रहेगा। और अगर आप उसका फिजिकल फॉर्मेट भी प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको संस्था से संपर्क करना पड़ेगा। वो आपको प्रोसेस बताएंगे कि किस प्रकार से आपको इसका फिजिकल नोट्स मिल सकता है, आप कैसे आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद में प्रतिदिन जितने भी टॉपिक आपको पढ़ाए जा रहे हैं उसका शेड्यूल मैं अभी आपको दिखाता हूं। उसके अकॉर्डिंग 10 to 20 MCQ पर डे आपको हर वीडियो के साथ में लिंक रहेगा, वहां से आपको उसको कर लेना है। प्रारंभिक परीक्षा के लिए 25 टेस्ट सीरीज करवाई जाएगी। इंटरव्यू गाइडेंस भी आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। पूर्व निर्धारित कक्षा कार्यक्रम है तो वहां पे भी आपको 270 दिनों में लगभग 500 क्लासेस के माध्यम से वो सारी चीजें आपको मिलने वाली। ठीक है, तो ये हमारा पूरा टारगेट फाउंडेशन प्रोग्राम है। 950 घंटे की वीडियो क्लासेस आपको मिलेंगी। 24 प्रारंभिक परीक्षा के टेस्ट सीरीज, मुख्य परीक्षा की भी टेस्ट सीरीज, इसके अंतर्गत 26 टेस्ट आपको इसी प्रोग्राम फाउंडेशन प्रोग्राम के ही ये सारे हिस्से हैं। ठीक है, सीसेट का हिंदी अंग्रेजी की स्पेशल कक्षाएं, जैसे इंटरव्यू के लिए आपको जरूरी होता है कि इंग्लिश भी आए, अगर नॉर्मल ग्रामर नहीं आता तो उसकी भी विशेष कक्षा इसमें आपको फ्री मिलने वाली है। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन करवाया जाएगा। बिहार की स्पेशल कक्षाएं होंगी। टॉपिक के अनुसार क्लास नोट और प्रिंटेड नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। विषय के अनुसार माइंड मैप और फ्लो चार्ट की जो बुकलेट है वो भी दी जाएगी, जिसका आप यूटिलाइजेशन कर सकते हैं अपनी परीक्षा के लिए। और हिंदी माध्यम में निबंध की, मैपिंग की और इंटरव्यू के लिए विशेष कक्षाओं का आयोजन हमारे इस कार्यक्रम में है। इंग्लिश स्पीकिंग के कोर्सेज जो हैं हमारे और ग्रामर के जो क्लासेस हैं वो भी आप इसमें अवेल कर सकते हैं इस फाउंडेशन प्रोग्राम के अंतर्गत। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है जिसमें कि आपको वो सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी जो कि आपके परीक्षा के लिए उपयोगी हैं और महत्वपूर्ण हैं। अब आपको कुछ करना नहीं है। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट होता है तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। बाकी यहाँ पे प्रोसेस दिखाया गया है कि क्रेडोस द लर्निंग ऐप जैसे सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद में रजिस्ट्रेशन करेंगे तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद में कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये गोल टैब दिख रहा है। जिस भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं उस टैब को क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड जितने भी कोर्सेज हैं ओपन होंगे और वहाँ पे आप कोर्सेज का डेमो ले सकते हैं। डेमो देखने के बाद में अगर आपको लगता है कि आप उस कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो उस कोर्स को परचेज भी कर सकते हैं। यदि आपको EMI ऑप्शन की जरूरत है या आप फुल पेमेंट वन टाइम में नहीं कर सकते तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे कि जो नंबर है ऑफिस का 9582225699 और है एक ये इस नंबर पे आप कॉल करके मैसेज करके व्हाट्सएप करके आप अपनी जानकारी ले सकते हैं और किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो आप इससे संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद में जो बुकलेट्स आपको मिलेंगी, बुकलेट्स का फॉर्मेट कुछ इस प्रकार से रहेगा जैसा कि आपको यहाँ पे बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। ये PDF फॉर्मेट में भी ऐसे ही रहेंगी और अगर आप इसका फिजिकल फॉर्मेट भी मंगवाते हैं तो हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग बुकलेट आपको अलग अलग स्टेट विशेष के लिए मिलेंगी। और सबसे बेहतर और सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जो है आपके इस प्रिपरेशन जर्नी का वो है हमारा ये स्ट्रक्चर, क्लास शेड्यूल एंड स्ट्रक्चर। क्लास शेड्यूल एंड स्ट्रक्चर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये समझ लीजिए कि आपकी ये रिवीजन डायरी है। जैसे आप हम छोटी क्लासेस के अंतर्गत जो सबसे बेहतर काम क्या था हम लोगों के क्लासेस में, छोटी क्लासेस में, कि हमें एक डायरी मिलती थी जिसके अंतर्गत हमें अपनी सारी चीज़ों को मेंशन करना रहता था कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या कंडीशन है, कैसे काम करना है। तो उस चीज़ को भी हम यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कि क्लास 1 जो होगी उस क्लास 1 में कौन सा टॉपिक पढ़ाया जाएगा और उस टॉपिक के अंतर्गत हम किन चीज़ों पे परिचर्चा करने वाले हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। पे क्लास 2 है, उस क्लास 2 का विषय क्या रहेगा, कौन से टॉपिक पूछे जा रहे हैं। क्लास 3 है, उसका विषय क्या रहेगा। क्लास 4 क्या है,
क्लास 5 क्या है। तो 5 दिन क्लास चलने के बाद में 6वें और 7वें दिन एक दिन पीटी का टेस्ट ऑर्गेनाइज होगा और एक दिन मेंस का टेस्ट ऑर्गेनाइज होगा। और इसका पूरा स्ट्रक्चर, पूरा शेड्यूल लगभग 40 से 50 पेज का ये डॉक्यूमेंट है जो कि ऐप में अटैच कर दिया गया है। वहां से आप इसको डाउनलोड करके अपनी पर डे की क्लास 1, क्लास 2 करके इसमें सारी चीजें मेंशन है, वहां से उन सारी चीजों को प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को एक नई दिशा प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, पूरा क्लास स्ट्रक्चर A to Z कब क्या होगा वो पूरा यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये सारी चीजें क्लास स्ट्रक्चर के अंतर्गत आपको दे दी गई हैं, जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो कुल मिला के इस तरह से हमारा जो ये इनिशिएटिव है ये आपके लिए काफी यूजफुल होने वाला है और हम ये प्रॉमिस करते हैं कि जितना कुछ आप यूपीएससी के कोर्स के अंतर्गत पढ़ते हैं उससे कहीं बेहतर उन सारे डायमेंशंस को कवर करते हुए लगभग उतनी ही एनर्जी के साथ में हमारे ये स्टेट पीसीएस का, बीपीएससी का जो फाउंडेशन प्रोग्राम है ये बनाया गया है। इस कोर्स के अंतर्गत आप एनरोल करने के लिए अभी भी एनरोल कर सकते हैं। बाकी जो क्लासेस हैं, हमारी क्लासेस 15 मार्च के बाद यानी कि होली के बाद में प्रॉपर आपके सब्जेक्ट की क्लासेस चालू होंगी। उसके पहले ये ओरिएंटेशन सेशन लगातार चलता रहेगा। तो इस ओरिएंटेशन सेशन के अंतर्गत आपको बने रहना है और जो हमारा ये कार्यक्रम है इसके पार्ट के रूप में आप बने रहिए और इस कार्यक्रम का हिस्सा बनिए। अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप दिए गए नंबर्स पे ऐप को डाउनलोड करके या आप ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं, आपके उन सारे डाउट्स को क्लियर करवाया जाएगा। एक तीसरी बात, हमारा जो ये कार्यक्रम है इस कार्यक्रम का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको केवल रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद 10 दिनों तक आपको कंप्लीट डेमो क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी जिसका आप यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो 10 दिनों तक आप डेमो भी इसका ले सकते हैं। उसके बाद में आप इस कोर्स में एडमिशन लें और जो भी चीजें हैं तो उन सारी चीजों को कर सकते हैं। तो आज के लिए ये इतना ही। कोई भी डाउट रह गया हो कैसे प्रिपरेशन करनी है और एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्राइटेरिया में किस सब्जेक्ट के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, उन सारी चीजों को हम बहुत जल्द अपने इस ऐप के ऊपर लेके आ रहे हैं। तो वहां से क्लासेस हमारी स्टार्ट होंगी। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं कल की क्लास में और कल हम लोग परिचर्चा करेंगे कि किस प्रकार से इंडियन पॉलिटी बीपीएससी के लिए कैसे तैयार करें और क्या उसकी रणनीति होनी चाहिए। थैंक यू लॉट।